हम सब ने पाइथन के वॉर में विनर विनर चिकन डिनर कर दिया है ऑलरेडी, आपको पता ही है। परफेक्ट। नाउ हम सब सी पर गोलीगत अटैक करने वाले हैं। सो आर यू रेडी? यस ऑफ कोर्स। बट बहुत लोग बोलेंगे कि सर सी प्लस प्लस पर भी अटैक कर दो। अरे भाई, सी के बाद सी प्लस प्लस ही फोड़ने वाला हूँ पूरा। लेकिन रुको जरा, सबर मत करो, पहले से सीखो। Hello dear surprises, here today we will see our first one shot of C programming. That is our introduction part and fundamentals of C programming. That is all basic part of C programming or programming you can say. So without wasting your time, let's get started. Hi, hello everyone. I am Suyesh. No time pass, no any mode, only code. ऑल राइट। सो कंप्यूटर सिस्टम्स, अब देखो सी प्रोग्रामिंग इज वेरी बेसिक लैंग्वेज एंड जनरल लैंग्वेज, राइट, सबको पता है। सो व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम्स, इतना बेसिक से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, राइट। सो इस तरीके से हम बेसिक टू एडवांस टच करेंगे। हाँ, पता है मुझे ये कंप्यूटर सिस्टम्स आपको बोर लगेगा, क्योंकि सबको पता है कि व्हाट इज मोबाइल, व्हाट इज कंप्यूटर, क्योंकि आप हर रोज यूज करते हो, राइट राइट। सो ठीक है, बोर लगेगा आपको, लेकिन मैं 1 मिनट में खत्म करूंगा, 100% गारंटेड। ऑल राइट। सो कंप्यूटर सिस्टम क्या रहता है, सबको पता है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड परफॉर्म्स वेरियस टास्क ऑब्वियसली। सो उसके बाद इट प्रोसेसेस डेटा, एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम्स एंड परफॉर्म्स कैलकुलेशंस, मेकिंग इट वर्सटाइल टूल इन मॉडर्न सोसाइटी। आपको ये एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम वाला कन्फ्यूजन हो सकता है, आई थिंक बताता हूँ मैं। एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम मतलब सिंपल है, आप सी प्रोग्राम कोई भी करने वाले हो, राइट। सो वो आप कहाँ करने वाले हो, कंप्यूटर पे ही करने वाले हो, किसी कंपाइलर पे ही करने वाले हो, राइट। सो आप जो कुछ इनपुट डालोगे मतलब प्रोग्राम लिखोगे, वही आपका इनपुट रहेगा। और जो प्रोग्राम लिखने के बाद आप रन करोगे कोई भी प्रोग्राम, सो आपको आउटपुट कहाँ डिस्प्ले होने वाला है, कंप्यूटर पे ही डिस्प्ले होने वाला है, राइट। सो मतलब कंप्यूटर सिस्टम एक क्या होता है, हम जैसा इनपुट कंप्यूटर को देंगे उसी तरीके से आउटपुट हमें मिलेगा। उसके बाद बेसिक कंपोनेंट्स। अब बेसिक कंपोनेंट्स सभी को पता है, सिर्फ 30 सेकंड्स में ये कंप्लीट करूंगा। बेसिक कंपोनेंट्स क्या होता है, सीपीयू फर्स्ट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। अब देखो, हमारा ह्यूमन का ब्रेन होता है। अब मैं यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो मेरा ब्रेन मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इस टॉपिक के लिए ये एग्जाम्पल दो, इस टॉपिक के लिए ये एग्जाम्पल दो, ये ऐसे समझाओ तो स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से समझ आएगा, राइट। उसी तरीके से सीपीयू ये कंप्यूटर का ब्रेन रहता है। सीपीयू इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को कि बाबा तू इस तरीके से वर्क कर, यूजर ने तुझे ऐसा इनपुट दिया है, तुझे आउटपुट ऐसा ही देने हैं, राइट। वो सब इंस्ट्रक्शन रहते हैं, मतलब उसे ही कहते हैं ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो सब इंस्ट्रक्शन रहते हैं, वो सीपीयू से आते हैं, राइट। हमें कंप्यूटर वो डिस्प्ले करता है, राइट। ऑल राइट। उसके बाद क्या आता है, मेमोरी रैम। यार अब मुझे बोर मत करो आप, मेमोरी रैम ये सब बताने के लिए क्या रहता है, टेम्पररी स्टोरेज डिवाइसेस होता है, ऑल राइट। स्टोरेज डिवाइसेस लाइक लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज सच एज हार्ड ड्राइव्स, एसएसडीज। अब देखो, हमारा कंप्यूटर का फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं हम। हमारा स्टोरेज फुल हो जाता है फ़ोन का, तो देखो हम मतलब कोई गेम डाउनलोड नहीं कर सकते, कोई ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते, हमारा फ़ोन लैग होता है, मतलब हैंग होता है फ़ोन, राइट। हम मतलब कॉल किसी को लगा नहीं पाते, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। ये कब आता है प्रॉब्लम, जब आपका स्टोरेज पूरा फुल हो जाता है, राइट। वायरस मोबाइल में आ जाता है, राइट। ये सब प्रॉब्लम स्टोरेज की वजह से होता है। स्टोरेज डिवाइसेस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन कंपोनेंट्स इन कंप्यूटर सिस्टम्स, ऑल राइट। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब देखो, इनपुट डिवाइसेस कौन से होंगे, आपको भी पता है, कीबोर्ड होगा, माउस होगा। अब देखो, आप प्रोग्राम लिखोगे मतलब आप इनपुट दे रहे हो कंप्यूटर को, राइट। प्रोग्राम किससे लिखोगे, आप टाइप करोगे, कीबोर्ड से ही टाइप करोगे, राइट। कीबोर्ड क्या हुआ, इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस। अब देखो, आप प्रोग्राम लिखने के बाद एग्जीक्यूट करोगे मतलब रन करोगे, रन आप कंपाइलर से ही करोगे, राइट। कंपाइलर से आप रन करोगे तो आपको आउटपुट कहाँ डिस्प्ले होगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, राइट। कंप्यूटर की स्क्रीन पे ये डिस्प्ले हो जाता है। उसके उसको ही हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मतलब कंप्यूटर स्क्रीन क्या हुई, हमारी आउटपुट डिवाइस हुई, उस मतलब मॉनिटर हमारी आउटपुट डिवाइस हुई, राइट। इसे ही कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा। आप देखो, आप जेरोक्स दुकान पे जाते हो, प्रिंटिंग के दुकान पे जाते हो, राइट, स्टेशनरी पे जाते हुए कौन से भी। आप उन्हें एक फ़ोटो सेंड करते हो, आप उनके व्हाट्सएप नंबर पे या जीमेल एड्रेस पे। वो क्या पूछते हैं आपको, कैसी प्रिंट चाहिए, कितने कॉपीज चाहिए, आपको कलर चाहिए क्या, ब्लैक एंड वाइट चाहिए। आप उनको बताते हो ऐसे ऐसे चाहिए। वो क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर पे वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, मतलब इनपुट देते हैं। इनपुट कैसे देते हैं, वो माउस से या कीबोर्ड से देते हैं, राइट। माउस एंड कीबोर्ड क्या हुआ, उनका इनपुट डिवाइस हुआ, राइट राइट। माउस एंड कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हुआ। वो अगर उन्होंने पूरा इनपुट कंप्लीट कर दिया, आउटपुट आपको कहाँ से मिलता है, प्रिंटर से मिलता है, राइट। प्रिंटर से हमारे प्रिंट्स आ जाते हैं, आपने जो फोटो भेजा हुआ होगा, राइट, सॉफ्ट कॉपी, राइट। वो प्रिंटर से आ जाता है। प्रिंटर क्या हुआ, हमारा आउटपुट डिवाइसेस हुआ, क्योंकि आउटपुट हमें कहाँ से मिला है, प्रिंटर से मिला है। अब आपको अच्छी तरीके से समझा।
ऑल राइट, सो अल्गोरिदम, अब अल्गोरिदम से हमारी प्रोग्रामिंग की कंसेप्ट एक्चुअल में स्टार्ट हुई है, राइट। सो हम देखेंगे आप अल्गोरिदम, क्योंकि आप देखेंगे तो जानेंगे, और जानेंगे तभी समझेंगे, राइट। और समझने के बाद आपको ऐसा पता चलेगा कि आप विदाउट रीजन प्रोग्रामिंग को डर रहे थे, इतना सिंपल है प्रोग्रामिंग, राइट। या अल्गोरिदम होने के बाद आपको पता चलेगा। अब देखो अल्गोरिदम क्या है। एन अल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिजाइन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और पर्टिकुलर टास्क, राइट। अब देखो सिंपल वर्ड्स में मैं बताता हूं आपको अल्गोरिदम क्या है। अल्गोरिदम मीन्स कोई भी एक प्रॉब्लम हो और कोई भी एक प्रोग्राम हो, उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और स्टेप बाय स्टेप मेथड, मतलब अल्गोरिदम। कितना सिंपल है मुझे बताओ आप, कितना सिंपल है। क्या, कोई भी एक प्रोग्राम और प्रॉब्लम, मतलब कोई भी एक ऐसा प्रॉब्लम, वो सॉल्व करने के लिए हमें जो स्टेप बाय स्टेप मेथड लगेगी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लगेगी, वो सिर्फ आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है, स्टेप 1 करके 2 करके, ऐसा। कितना सिंपल है अल्गोरिदम, इतना सिंपल है प्रोग्रामिंग। आप आपको पता चला कितना सिंपल है प्रोग्रामिंग। आप विदाउट रीजन डर रहे थे ये कोडिंग वगैरह क्या 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 है, इतना सिंपल है, राइट। सो एल्गोरिदम आपको पता चला। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, राइट एन एल्गोरिदम फॉर हाउ टू मेक टी। अब इसका एल्गोरिदम आप कैसे लिखेंगे, पहले स्टार्ट से स्टार्ट करना है आपको। पहली स्टेप क्या हुई आपकी, स्टार्ट। सेकंड स्टेप क्या आएगी, टेक मिल्क और वाटर, राइट। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या आएगी, टेक टी पाउडर एंड शुगर एंड मिक्सड इट, राइट। उसके बाद क्या आएगी, एंड बहुत सारा वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। सो ऐसे जैसे हम टी और कॉफ़ी करते हैं वैसा। सो वो जो प्रोसीजर है उसकी स्टेप बाय स्टेप मेथड, मतलब एल्गोरिदम, कितना सिंपल है, राइट। ऑल राइट, सो उसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं हम, सम ऑफ टू नंबर्स। अब देखो ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है ये आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमारे एक्चुअल सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं हुई है, राइट। फिर भी मैंने एग्जांपल लिया है सिर्फ आपको एल्गोरिदम क्या है ये पता चलने के लिए, राइट। ये आपको एग्जाम सम ऑफ टू नंबर्स ये क्या है ये आपको पता नहीं चलेगा तो भी चलेगा, राइट। उस अब देखो फर्स्ट स्टेप हमारे स्टार्ट ही होनी चाहिए कंपलसरी में, मैंने बताया है आपको। डिक्लेयर ये उस इस पे बिल्कुल ध्यान मत दो ये सब। अब देखो ये उसके बाद जो, मतलब ये स्टेप 2 है, उसके बाद ये करना है हमको, उसके बाद ये करना है इसके लिए, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये स्टेप है, उसके बाद ये स्टेप है, राइट। ऐसे पूरी स्टेप है सम ऑफ टू नंबर्स की प्रोग्राम में हमें करनी है। उसके बाद ये स्टेप है, राइट। और लास्ट स्टेप है हमारी स्टॉप। सो इस तरीके से हम एल्गोरिदम लिखते हैं। सिर्फ एल्गोरिदम आपको क्या रहता है ये बताने के लिए मैंने एग्जांपल लिया था। ये मैंने क्यों एक्सप्लेन नहीं किया है आपको, क्योंकि आप अभी तक सी प्रोग्रामिंग पे गए ही नहीं हो, राइट। सो आपको पता ही नहीं है सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम कैसा लिखता है, राइट। वो होने के बाद भी आपको बताऊंगा कि इसका एल्गोरिदम आप कैसे लिखेंगे, राइट। ऑल राइट, सो आप पता चला आपको एल्गोरिदम कैसा लिखना है। पहली स्टेप सिर्फ स्टार्ट आनी चाहिए एंड लास्ट की स्टेप आपको स्टॉप और एंड आनी चाहिए। और जो कुछ आप प्रोग्राम लिखोगे वो कैसे लिखा है आपने वो स्टेप बाय स्टेप मेथड से यहाँ लिखना है। सिंपल, इतना सिंपल है एल्गोरिदम, कितना इजी है यार। और विदाउट रीजन डर रहे थे क्या, नहीं आप नहीं डरने का, मैं हूं ना। ऑल राइट, सो अब नेक्स्ट देखेंगे हम स्यूडो कोड। सो स्यूडो कोड क्या रहता है मैं आपको बताऊंगा, इतना इजी लगेगा ना आपको स्यूडो कोड क्या रहता है। देखो स्यूडो कोड इज एन इंटरमीडिएट स्टेप बिटवीन नेचुरल लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग कोड यूज टू आउटलाइन एल्गोरिदम्स। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, स्यूडो कोड एंड एल्गोरिदम both are brothers, right, both are brothers but their names are different, right। मतलब सूडो कोड और एल्गोरिदम उनका काम एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। क्यों अलग अलग है मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। देखो एग्जाम्पल क्या है, राइट एंड सूडो कोड फॉर सम ऑफ टू नंबर्स। वहां पे एग्जाम्पल क्या था एल्गोरिदम में, राइट एल्गोरिदम कोड फॉर सम ऑफ टू नंबर्स, राइट। मतलब वहां पे भी सम ऑफ टू नंबर्स का ही था और यहाँ पे भी सम ऑफ टू नंबर्स का भी है, लेकिन वहां पे एल्गोरिदम लिखना था, यहाँ सूडो कोड लिख रहे हैं। अब सूडो कोड कैसे लिखेंगे मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट आई, यहाँ पे एल्गोरिदम पे भी फर्स्ट स्टेप स्टार्ट ही थी, ये क्या है उसके बाद देखो, हाँ ये इस पे मत ध्यान दो, ये स्टेप्स है बाकी के सूडो कोड के, ये स्टेप्स है। और लास्ट स्टेप एंड और स्टॉप, मतलब स्टॉप भी लिखेंगे आप तो भी चलेगा, एंड लिखेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ देखो एल्गोरिदम में भी स्टेप बाय स्टेप मेथड है, सूडो कोड में भी स्टेप बाय स्टेप्स लिखे हैं उसके, तो इसमें डिफरेंस क्या है। सो वही मैंने बताया आपको, उनका काम एक है, सिर्फ नाम अलग है। एल्गोरिदम में भी कोई प्रॉब्लम की वो सॉल्व करना है किसी प्रॉब्लम, तो वो सॉल्व करने के लिए जो कोई स्टेप बाय स्टेप मेथड रहती है वो हम एल्गोरिदम में लिखते हैं, और सूडो कोड में भी वही लिखते हैं हम, जो स्टेप बाय स्टेप मेथड वो प्रॉब्लम पर्टिकुलर सॉल्व करने के लिए हमें, राइट। सो अब आप बोलेंगे इसमें डिफरेंस क्या है। अब देखो एल्गोरिदम कितना बड़ा आया था, उसके स्टेप्स कितने बड़े आए थे एल्गोरिदम में, आपने देखा ना वहाँ, राइट। प्रीवियस आपने देखा है एग्जांपल एल्गोरिदम का, लेकिन स्यूडो कोड में इतने कम स्टेप में कैसे हुआ। सो मैं बताता हूँ आपको, एल्गोरिदम में हम प्योरली इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, प्योरली इंग्लिश। यहाँ देखो
सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये सेंटेंस है, वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एड टू नंबर्स एंड स्टोर इट्स एडिशन इन सम, राइट, ऐसा हम इंग्लिश लैंग्वेज में वहाँ लिखते थे, इसलिए वहाँ कम कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। लेकिन स्यूडो कोड कैसा रहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो आप ऐसे लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे तो भी चलता है, इनपुट ए बी, राइट, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखा हमने, राइट। सो ये सिर्फ डिफरेंस है स्यूडो कोड में। एल्गोरिदम एंड स्यूडो कोड दोनों एक ही है, हम स्टेप्स ही लिखते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के, लेकिन एल्गोरिदम में हम नेचुरल लैंग्वेज यूज करते हैं, ओनली नेचुरल लैंग्वेज, एंड स्यूडो कोड में हम नेचुरल लैंग्वेज प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों यूज करते हैं, राइट। सो देखो ना, स्यूडो कोड ही बेनिफिशियल है ना हमारे लिए, राइट, कितना स्मार्ट है और कितना ईजी हो गया, राइट, ये सही है, सिंपल, राइट। इस पे आप ध्यान मत दो क्योंकि हमारा सी लैंग्वेज नहीं हुआ है, सिर्फ स्यूडो कोड एंड एल्गोरिथम एक्चुअल क्या है ये आप समझ लो, राइट, आपको समझ गया स्यूडो कोड क्या है, ऑल राइट। सो अब हम देखेंगे फ्लो चार्ट। अब और एक सरप्राइज है आपके लिए फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम एंड स्यूडो कोड, 3 आर ब्रदर्स राइट, 3 आर ब्रदर्स, बट देयर नेम्स आर डिफरेंट। यहाँ भी वही है, क्यों, मैं क्या बोला आपको, स्यूडो कोड, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, तीनों का काम सेम है। पहले दोनों का था, अभी तीनों का आया, तीनों का काम सेम है लेकिन नाम डिफरेंट है, ऑल राइट। सो क्या डिफरेंस है आपको बताऊंगा, पहले फ्लो चार्ट क्या होता है ये देखेंगे हम। सो फ्लो चार्ट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। अब आपको पता चला, इस ये वर्ड से ही पता चला आपको, यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स एंड शेप्स टू डिपिक्ट द फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड डेटा। अब मैं बताता हूँ फ्लो चार्ट क्या रहता है। अब देखो, एल्गोरिथम स्यूडो कोड क्या रहता है, स्टेप बाय स्टेप मेथड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, राइट। तो फ्लो चार्ट भी वही है, स्टेप बाय स्टेप मेथड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, लेकिन वो जो स्टेप्स रहते हैं ना, वो जो स्टेप्स रहते हैं वो हम डायग्राम में दिखाते हैं, इतना ही सिर्फ डिफरेंस है, डायग्राम में दिखाते हैं, राइट, डायग्राम में दिखाते हैं। और वो डायग्राम में कैसे दिखाते हैं वो हमें नेक्स्ट लाइन बताएगी, क्या, कॉमन फ्लोचार्ट सिंबल्स इंक्लूड रेक्टेंगल्स फॉर प्रोसेसेस, मतलब जो कोई एक बेसिक लाइन है प्रोग्राम की, प्रोसेस है, वो हम रेक्टेंगल में लिखेंगे। उसके बाद डायमंड्स फॉर डिसीजन पॉइंट्स, मतलब पहले से आप पाइथन की वीडियोस देख के आए हो मेरी वन शॉट सीरीज, तो आपको पता है इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, ये सब कंडीशंस है, तो वो कंडीशंस हम डायमंड्स में लिखेंगे, राइट। उसके बाद वोवल्स मतलब जो स्टार्ट एंड स्टॉप का पॉइंट है हमारा, स्टार्ट एंड स्टॉप, फर्स्ट स्टेप हमारे स्टार्ट होती है और लास्ट स्टेप हमारे स्टॉप होती है ना, सो वो हम रेक्टेंगल में ही लिखेंगे, लेकिन वो कॉर्नर है रेक्टेंगल के वो सर्कुलर करेंगे, इसे कहते हैं वोवल्स, राइट। एंड उसके बाद एरोज मतलब हर एक डायग्राम सिंबल कंप्लीट होने के बाद एक एरो देंगे हमें, इसे सिंपल इतना ही है। अब एग्जांपल देखते हैं तो आपको पता चलेगा एक्चुअल फ्लो चार्ट क्या है। फ्लो चार्ट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल वे, यस ऑब्वियसली ग्राफिकल वे, ओके। सो ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर सम ऑफ 2 नंबर्स। अब देखो क्या आई, फर्स्ट स्टेप स्टार्ट ही आनी चाहिए, मैंने बताया स्टार्ट आनी चाहिए, लेकिन वोवल में आई, देखो रेक्टेंगल है लेकिन उसके कॉर्नर सर्कुलर है, सो स्टार्ट एंड स्टॉप हमें इस डायग्राम में लिखना है, इस सिंबल में लिखना है। उसके बाद एरो आना चाहिए, अब मैंने बताया था प्रीवियस स्लाइड में, राइट। अब उसके बाद देखो टेक 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर, आई थिंक ये सिंबल मैंने बताया नहीं, आपको यहाँ बताता हूँ। देखो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, देखो टेक 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर, राइट। यूजर से अगर इनपुट लेंगे हम तो वो हम पैरेललोग्राम में लिखेंगे, राइट, पैरेललोग्राम में लिखेंगे अगर यूजर से कोई इनपुट लेना है हमें, इतना ही सिर्फ याद रखो। उसके बाद एरो ऑब्वियसली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, ऐड 2 नंबर्स एंड स्टोर रिजल्ट्स। अब देखो ये सिर्फ सिंपल प्रोसेस है एक, राइट, तो ये हम रेक्टेंगल में लिखेंगे, हमने देखा था स्लाइड्स में, प्रीवियस स्लाइड में। उसके बाद क्या आएगा, एरो, उसके बाद क्या आएगा, डिस्प्ले द रिजल्ट, अब डिस्प्ले करना है रिजल्ट, ये भी एक प्रोसेस है, सो ये भी हम रेक्टेंगल में लिखेंगे, राइट, सिंपल। और उसके बाद क्या आएगी, खत्म प्रोग्राम। और उसके बाद लास्ट क्या लिखना है हमें, स्टॉप लिखना है, लेकिन रेक्टेंगल में लिखने के बाद ये कॉर्नर सर्कुलर होने चाहिए वो वेल्स में, सिंपल, कितना सिंपल है फ्लो चार्ट। अब तीनों की इन शॉर्ट रिवीजन करते हैं हम। एल्गोरिदम में क्या है, स्टेप बाय स्टेप मेथड ही लिखनी है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेप बाय स्टेप मेथड ही लिखनी है, लेकिन सिर्फ प्योरली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखनी है, ये ऐसा करना है, ये ऐसा करना है, डीपली एक्सप्लेन करना है। लेकिन स्यूडो कोड में क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेप बाय स्टेप मेथड ही लिखनी है, लेकिन शॉर्ट में लिखनी है, और आप प्रोग्रामिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को कंबाइन कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, सिंपल। उसके बाद फ्लो चार्ट में क्या करते हैं हम, फ्लो चार्ट में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेप बाय स्टेप मेथड ही लिखनी है, लेकिन वो जो स्टेप्स रहते हैं वो ऐसे डायग्राम में लिखने हैं हमें, सिंपल, कितना सिंपल है एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एंड स्यूडो कोड। अब आपको मतलब डर ही खत्म हुआ होगा प्रोग्रामिंग का, इतना सिंपल प्रोग्रामिंग, एंड हम विदाउट रीजन डर रहे थे, राइट। डरने का नहीं, मैं हूं ना, डरने का नहीं, ऑल राइट। सो सी प्रोग्रामिंग, अब एक्चुअल सी प्रोग्रामिंग यहां से स्टार्ट हो रही है, मतलब अब आप बोलोगे आई
सो मतलब इतनी देर क्या लिया फिर, इतनी देर वो प्रोग्रामिंग की कंसेप्ट थी, एल्गोरिदम, फ्लोचार्ट, क्योंकि वहाँ से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज एल्गोरिदम, राइट, एन एल्गोरिदम फॉर द एक्स वाई जेड प्रोग्राम, राइट। सो इसलिए मैंने वो प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट लिए। सो आप एक्चुअल सी प्रोग्रामिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सो देखते हैं हम सी प्रोग्रामिंग की थोड़ी सी 2-3 लाइन्स इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सी जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड एट बेल लैब्स इन द अर्ली 1970 बाय डेनिस रिची। सिर्फ ये जीके के लिए याद रखना, डेनिस रिची ने ये मतलब डेवलप की है, एंड 1917 में वो डेवलप हुई है, एंड बेल लैब्स में वो डेवलप हुई है, सिंपल। इट वॉज डेवलप्ड एज एन इवोल्यूशन ऑफ द बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वॉज डिजाइन टू क्रिएट द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी पीपीटी में बना रहा था ना, सो मैं नेट से इन्फॉर्मेशन ले रहा था, तब मुझे पता चला कि सी प्रोग्रामिंग ये बी प्रोग्रामिंग से इवॉल्व हुई है। मतलब पहले एक बी प्रोग्रामिंग रहा करती थी, तो बी प्रोग्रामिंग को डेनिस रिची ने थोड़ा सा एडवांस कर दिया, थोड़ा सा इंटरमीडिएट, मतलब बहुत सारे चेंजेस कर दिए। सो बहुत सारे चेंजेस होने के बाद मतलब वो बी प्रोग्रामिंग रही नहीं, वो सी प्रोग्रामिंग उसने खुद का ही नाम दिया, अलग सा नाम दिया, मतलब एक अलग सी न्यू लैंग्वेज इवॉल्व की, लेकिन किसके थ्रू, बी प्रोग्रामिंग के थ्रू। बहुत होशियार है ना डेनिस रिची राइट, डेनिस रिची सर है हमारे, ऑल राइट। एंड वॉज डिजाइन टू क्रिएट द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो सिर्फ आपके जीके के लिए सिर्फ याद रखो कि बी प्रोग्रामिंग को इवेल्यूशन के बाद सी प्रोग्रामिंग आई है, इतना ही। सो बी प्रोग्रामिंग रहा करती थी, आप वो यूज भी नहीं करते, सी प्रोग्रामिंग ही पॉपुलर लैंग्वेज है, आपको पता है, बेसिक लैंग्वेज है बिकॉज। सो अब नेक्स्ट देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। एक्चुअल में सी प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे वो हम देखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ फंक्शंस, वेरिएबल्स एंड स्टेटमेंट्स। आपको प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान मत दो। द मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ सी प्रोग्राम। मतलब ये मेन फंक्शन, मतलब ये जो कीवर्ड होता है ना मेन, और ये फंक्शन का सिंबल, इसके आगे जो कुछ कोड है उस वहाँ से एक्चुअल में सी प्रोग्राम स्टार्ट होता है। मतलब जो कुछ आपका पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है, सिंपल। उसके बाद स्टेटमेंट्स आर टर्मिनेटेड बाय सेमी कोलन। मतलब आपकी प्रोग्राम में, आप देखो इंग्लिश में देखो, एक लाइन कंप्लीट होने के बाद जैसे हम फुल स्टॉप देते हैं, वैसे सी प्रोग्रामिंग में एक लाइन कंप्लीट होने के बाद ये सेमी कोलन आता है, मतलब एक डॉट और उसके बाद कॉमा, ऐसा सेमी कोलन आ जाता है, सिंपल। इतना ही सिर्फ याद रखो। अब प्रोग्राम देखेंगे हम एक्चुअल में, प्रोग्राम फर्स्ट प्रोग्राम हमारा सी का। सो तैयार हो, आर यू रेडी? यस रेडी। सो फर्स्ट प्रोग्राम कैसा है, हैश इंक्लूड stdio.h। अब ये क्या है ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, और मैं भी अभी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आप ब्लैंक हो जाओगे पूरा। जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम्स अलग अलग आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ ये रट लो, डायरेक्ट रट लो, जितना मैं कहता हूँ उतना सिर्फ करो आप, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे सी प्रोग्रामिंग में, राइट। ऑल राइट, सो हैश इंक्लूड stdio.h ये लिखना है, ये बाय डिफॉल्ट लाइन है। इंट मेन फंक्शन ये भी बाय डिफॉल्ट लाइन है। उसके बाद ये करली ब्रैकेट आ जाता है। उसके बाद ये मतलब एक्चुअल प्रोग्राम है हमारा। उसके बाद रिटर्न जीरो ये भी बाय डिफॉल्ट है, और उसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। हैश इंक्लूड stdio.h, मतलब ये लाइन है, ये आपको हर प्रोग्राम में लिखनी है, राइट। ये हेडर फाइल्स कहते हैं इसको, मैं आपको बताऊंगा आगे आगे। सिर्फ आप प्रोग्राम क्या है एक्चुअली वो समझो। इंट मेन फंक्शन, ये इंट मेन फंक्शन है, ये मतलब एक फंक्शन रहता है, और ये इंट मेन फंक्शन हमने यहाँ यूज़ किया है, इसलिए हमने रिटर्न जीरो यूज़ किया है यहाँ। आपको ये नहीं समझ आएगा इधर, सिर्फ रट लो, ये डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट लाइन है ये। हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन फंक्शन, उसके बाद रिटर्न जीरो, राइट। और रिटर्न जीरो कहाँ आनी चाहिए, ये करली ब्रैकेट्स के अंदर, राइट। सो ये करली ब्रैकेट्स भी बाय डिफॉल्ट है। सिर्फ आपका एक्चुअल प्रोग्राम क्या है, इतना ही एक्चुअल प्रोग्राम है, एक लाइन का। बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट्स ही 4 है, राइट। एक्चुअल प्रोग्राम आपका सिर्फ इतना है। सो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे एक्चुअल प्रोग्राम आपका क्या है, जो रिटर्न जीरो के ऊपर जो लाइन रहती है, लाइन्स रहते हैं, जो कुछ कोड रहेगा वो आपका बाय डिफॉल्ट रहेगा, राइट। मतलब प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। अब देखो कोई भी अगर स्टेटमेंट डिस्प्ले करना हो सी में, तो हम ऐसे करते हैं प्रिंट फंक्शन से, ये प्रिंट उसके बाद एफ देते हैं सिर्फ, फिर ओपन ब्रैकेट देते हैं, या उसके बाद डबल क्वाट्स में हम कोई भी मतलब स्ट्रिंग लिखेंगे, कैरेक्टर्स लिखेंगे। सो मैंने यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा और यहाँ सेमी कोलन दिया। मैंने बताया था ना आपको, सी में मतलब स्टेटमेंट खत्म होने के बाद सेमी कोलन देते हैं, राइट। यहाँ भी स्टेटमेंट खत्म हुआ है, सेमी कोलन दिया, राइट। सो इस तरीके से सी का प्रोग्राम पहले लिखते हैं। अब आपने बहुत सारे जगह देखा होगा, आपने अगर अलग अलग लैंग्वेजेस की है तो पाइथन की है, C++ की है, तो कि ये मतलब हेलो वर्ल्ड ही क्यों देते हैं, हेलो वर्ल्ड क्यों, राइट। सो हेलो वर्ल्ड एक मतलब बेसिक प्रोग्राम रहता है। सो हेलो वर्ल्ड मतलब क्या होता है कि फर्स्ट प्रोग्राम में आपको सिर्फ स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले कैसा होता है ये आपको सिर्फ पता चलना चाहिए,
सो वो सीखने के लिए हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम रहता है। मतलब तो आप बोलेंगे हमारा नाम लिखेंगे तो चलेगा, चलेगा चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन हेलो वर्ल्ड मतलब आदत हो गई है प्रोग्रामर्स को हेलो वर्ल्ड इसकी, राइट। मतलब एक रूल है, रूल नहीं है, आप फॉलो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अब एक होमवर्क बता रहा हूँ मैं आपको, वो करना है। आपको क्या करना है, आप सी कंपाइलर खोलो। मैं VS कोड यूज़ करता हूँ, आपको करना है तो करो, मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रहा। आप कौन सा भी कंपाइलर यूज़ करो, तो वहाँ पे मैं आप माई सेल्फ लिखो और वो डिस्प्ले करो। क्या कैसे करेंगे माई सेल्फ, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा प्रोग्राम, ये बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, ये करली ब्रैकेट्स बाय डिफ़ॉल्ट आएंगे, ये रिटर्न जीरो पहले ही दे दो, और रिटर्न जीरो के बाद ऊपर आओ और यहाँ से प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करो। पहले क्या आएगा, प्रिंट एफ, उसके बाद माई नेम इज़ सुयश, राइट। उसके बाद ये सेमी कोलन दे दो, उसके बाद फिर से एक बार नेक्स्ट लाइन पे आओ, सेकेंड लाइन पे आओ, उसके बाद फिर एक बार प्रिंट एफ करो, एंड आई एम XYZ ईयर्स ओल्ड, राइट। सो उसके बाद सेमी कोलन दो, उसके बाद थर्ड लाइन पे आओ, प्रिंट एफ करो फिर से, उसके बाद आई एम फ्रॉम इंडिया, राइट। सो ये सब कर दो। ऐसा आप माई सेल्फ लिखेंगे, लिखेंगे, यस, ऑल राइट। अब समझा बेसिक प्रोग्राम कैसे लिखेंगे सी में, इस ऐसा सिंटैक्स रहता है सी का। अब ये हैश इंक्लूड एसटीडी, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये एक्चुअल में क्या है ये आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि इसका हम डिटेल में देखने वाले हैं। ये फंक्शंस, ये फंक्शन प्रिंट एफ वाला फंक्शन, ये सब डिटेल में देखने वाले हैं, आपको आगे पता चलेगा। सिर्फ आप इतना याद रखो कि ये ऐसा लिखते हैं प्रोग्राम, प्रोग्राम ऐसा होता है इसी में। और ये क्यों होता है ऐसा, ये आपको आगे पता चलने वाला है, आगे आधे घंटे में ही पता चलेगा आप नेक्स्ट, ऑल राइट। सो इसका आउटपुट क्या आएगा, ऑब्वियसली हेलो वर्ल्ड आएगा आउटपुट। आप रन करोगे प्रोग्राम तो हेलो वर्ल्ड आएगा, क्योंकि हम प्रिंट कर रहे हैं ना सिर्फ। सो हेलो वर्ल्ड आपको आउटपुट मिलेगा, सिंपल। ओके, सो कीवर्ड्स। अब सी प्रोग्रामिंग में कीवर्ड्स क्या होते हैं ये देखने वाले हैं हम। सो कीवर्ड्स क्या होते हैं यूजुअली, सो कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स इन सी दैट हैव स्पेशल मीनिंग्स एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स, नेम्स फॉर वेरिएबल्स, फंक्शंस एटसेट्रा। मतलब हम अगर कोई नंबर डिक्लेयर करेंगे, सो आप उसे कोई भी वेरिएबल में स्टोर करते थे ना पाइथन में, ए इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू, सॉरी सी इज इक्वल टू 10, मतलब कोई भी कैरेक्टर्स नंबर एक कोई भी वेरिएबल में डिक्लेयर करते थे। लेकिन कीवर्ड्स क्या रहते हैं, सी में कुछ कीवर्ड्स रहते हैं कि वो कीवर्ड्स आप वेरिएबल्स के थ्रू डिक्लेयर नहीं कर सकते। जो फंक्शंस रहते हैं वो फंक्शन के नेम में डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप यूज़ नहीं कर सकते। वो कीवर्ड्स कौन से हैं सी में, देखो इंट है, इफ है, व्हाइल है, रिटर्न है। आप देखो आपने बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट है, आप प्रोग्राम लिखा हेलो वर्ल्ड का, वहाँ भी रिटर्न जीरो था, तो वो रिटर्न वाला जो बाय डिफॉल्ट लाइन है वो एक कीवर्ड है सी का। रिटर्न मतलब एक उस फंक्शन है ऑलरेडी सी में एग्जिस्ट है। सो ये आप रिटर्न, ये वेरिएबल कोई ले नहीं सकते, फंक्शन का नेम रिटर्न कोई दे नहीं सकते आप, तो एरर शो करेगा आपको, राइट। सो इंट, इफ, व्हाइल, ये सब आपको पता चलेगा, कब पता चलेगा, कब पता चलेगा, जब आप एक्चुअल में प्रोग्राम्स लिखोगे। इंट क्या है, लेकिन आप पाइथन सीरीज से आए हैं हमारे वन शॉट सीरीज से, तो आपको पता चलेगा इंट क्या है, इफ क्या है, लूप्स क्या है, व्हाइल क्या है, फॉर क्या है। सो ये सब कीवर्ड्स होते हैं इसी में कुछ। So आपको मैं बताऊंगा, जैसे जैसे प्रोग्राम आएंगे वैसे वैसे कीवर्ड्स कौन से हैं वो आपको बताऊंगा। सिर्फ इतना ही, अभी तक इतना ही याद रखो कि सी में ऐसे कीवर्ड्स रहते हैं जो कीवर्ड्स हम यूज़ नहीं कर सकते। वो कीवर्ड्स कौन से हैं मैं बताऊंगा आपको आगे आगे प्रोग्राम्स में। उसके बाद आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स इन शॉर्ट आप वेरिएबल्स ऐसा ही याद रखो आइडेंटिफायर्स को। लेकिन वेरिएबल्स एक्चुअल में क्या है देखो, आइडेंटिफायर्स आर नेम्स गिवन टू वेरियस प्रोग्राम एलिमेंट्स सच एज वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड अरेज। मतलब मैंने आपको वही बताया कि आइडेंटिफायर्स मतलब वेरिएबल्स। देखो वेरिएबल्स होने के बाद आपको पता चलेगा। अब देखो आइडेंटिफायर्स मस्ट फॉलो सर्टन रूल्स, दे शुड स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर फॉलोड बाय लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। अब देखो आप कोई भी, आप देखो पाइथन में आप देखो एक कोई भी डिक्लेयर करेंगे, नंबर्स दो नंबर्स डिक्लेयर करेंगे, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3। सो ए इज इक्वल टू 2 किया आपने, राइट। सो ए इज इक्वल टू 2 किया, सो ये ए क्या है, एक वेरिएबल है, राइट। उसके बाद बी इज इक्वल टू 3 किया, सो बी क्या है, एक वेरिएबल है। सो ये ए एंड बी ये किसके आइडेंटिफायर है, 2 एंड 3 के आइडेंटिफायर है, राइट। 2 का आइडेंटिफायर क्या है, ए आइडेंटिफायर है, राइट। 3 का आइडेंटिफायर क्या है, बी आइडेंटिफायर है। सो उसे ही कहते हैं आइडेंटिफायर्स। मतलब वो हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं और किस नेम से स्टोर कर रहे हैं, उस नेम को ही आइडेंटिफायर कहते हैं। सो इसलिए मैंने बताया कि इन शॉर्ट ये वेरिएबल्स ही रहते हैं, सिंपल। सिर्फ आप याद याद क्या रखोगे यहाँ तक कि आइडेंटिफायर्स मतलब हम कोई भी नंबर अगर डिक्लेयर करेंगे प्रोग्राम में हमारे, सो प्रोग्राम में उस नंबर को हम कोई नाम देंगे, सो वो जो नाम रहेगा वो आइडेंटिफायर रहेगा, राइट। सिंपल इतना ही है। सो कॉन्स्टेंट लर्न करते जाओ, आपको मैं प्रोग्राम में अच्छी तरीके से बताऊंगा। लास्ट हम वॉर लेंगे, तो उस वॉर में आपको पता चलेगा बहुत सारे वॉर्स है, बहुत मजा आएगा आपको। सुपर वॉर है,
वर्ल्ड वॉर है, राइट, बहुत सारा वॉर है, आपको पता चलेगा। अब कॉन्स्टेंट्स ये सिर्फ लर्न करो, ये क्या है, क्या है आपको प्रोग्राम में पता चलेगा, क्योंकि अभी तक मैंने प्रोग्राम्स नहीं लिए हैं। एक्चुअल में जब आपको प्रोग्राम लूंगा मैं, वहाँ पे आपको पता चलेगा एक्चुअली आइडेंटिफायर्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है। या आप अभी तक तो सिर्फ अभी के लिए सिर्फ थियरी रट लो, यहाँ रट लो नहीं यार, लर्न कर लो। सॉरी सॉरी, रटना नहीं है, लर्न करना है। ऑल राइट। सो कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स आर फिक्स्ड वैल्यूज इन सी। अब देखो, अब मैथ्स सीखा है आपने, साइंस सीखा है, मैथ्स में देखो कॉन्स्टेंट्स रहते हैं, पाई होता है, राइट, स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, साइंस में बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स रहते हैं। अब देखो, एक यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन का क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस ऑफ एन टू ऑब्जेक्ट, राइट। सो आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2, राइट। सो उसके बाद क्या करेंगे आप, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए एफ इज इक्वल टू, वो साइन हटाने के बाद आ जाएगा कांस्टेंट के M1 M2। सो वो जो कांस्टेंट है के, सो उसे ही कहते हैं हम कांस्टेंट, राइट। सो उसी तरीके के कांस्टेंट हम सी में भी यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, जो वहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं यहाँ भी वो कांस्टेंट रहते हैं, वो हम CONST इस कीवर्ड से भी डिक्लेयर करते हैं ये कांस्टेंट सी में, राइट। सिर्फ थ्योरी आप यहाँ याद रखो, कैसे डिक्लेयर करते हैं वो मैं आपको प्रोग्राम में बताने वाला हूँ। सिर्फ याद रखो, क्योंकि कांस्टेंट नेम की चीज़ रहती है, जैसे हमारे मैथ्स में कांस्टेंट रहते हैं वैसे ही सी में कांस्टेंट रहते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स एंड सिंबॉलिक कांस्टेंट्स। ये आपको बताऊंगा मैं प्रोग्राम में एक्चुअल में क्या है। सिर्फ आपको इतना याद क्या रखना है अभी तक, आइडेंटिफायर्स मतलब नेम, कोई भी एक वेरिएबल और डेटा हो, वो जहाँ पे स्टोर किया है और वहाँ जो जो नेम दिया है वो नेम है हमारा आइडेंटिफायर, उसका आइडेंटिफायर। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट मतलब मैथ्स एंड साइंस में जैसे कांस्टेंट रहते हैं वैसे सी में भी रहते हैं। इतना सिर्फ याद रखो अभी तक, क्योंकि प्रोग्राम नहीं हुआ है, प्रोग्राम में आपको बताने वाला हूँ मैं, राइट। ऑल राइट। सो अब वेरिएबल्स क्या रहते हैं, वेरिएबल्स आर स्टोरेज लोकेशंस इन मेमोरी वेयर यू कैन स्टोर डेटा फॉर लेटर यूज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऊपर डिक्लेयर किया प्रोग्राम में a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 5। अब देखो, a इज इक्वल टू 10 यहाँ मैंने ऐसा लिखा है, एंड b इज इक्वल टू 5 यहाँ ऐसा लिखा है, राइट। अब मुझे बताओ ये a एंड b ये क्या है, ये क्या है एक्चुअली, ए एंड बी क्या है, इसे कहते हैं वेरिएबल्स। क्यों वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स आर स्टोरेज लोकेशंस इन मेमोरी वेयर यू कैन स्टोर डेटा फॉर लेटर यूज। मतलब ये आपने 10 जो स्टोर किया है वो किस में स्टोर किया है, ए में स्टोर किया है। ये 5 जो स्टोर किया है आपने वो किस में स्टोर किया है, बी में स्टोर किया है। इसका मतलब ये हुआ, सो आप जो वो डेटा है 10 एंड 5 एक डेटा है, राइट। सो वो 10 एंड 5 आप जहाँ स्टोर करते हो उसे कहते हैं वेरिएबल्स। इतना ईजी है, राइट, सिंपल। मतलब आप अपना डेटा जहाँ पे स्टोर करते हो उसे कहते हैं वेरिएबल्स। ये थोड़ा सा आइडेंटिफायर से मिलता जुलता है, ऐसा आपको पता चला होगा आई थिंक। ऑल राइट। सो वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे कैन बी यूज, स्पेसिफाइंग देयर टाइप। ओके, मतलब टाइप हम डेटा टाइप रहते हैं, कुछ इंटेजर रहते हैं, कैरेक्टर्स रहते हैं, मतलब एक्चुअल में ये क्या है वो मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगा। अभी तक सिर्फ आपको इतना ही लर्न करना है कि वेरिएबल्स रहते हैं, और वेरिएबल्स क्या रहते हैं, जो डेटा रहता है उनको स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स रहते हैं, सिंपल। और हाँ बताता हूँ मैं, बाकी का बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हाँ देखो एग्जाम्पल, आई होप लिखा है मैंने एग्जाम्पल, थैंक यू सो मच। सो आप आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या है वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल इंट एज। अब देखो, ये इंट जो है ना, वो यहाँ पे ये इग्नोर करो, क्योंकि ये आपको बाद में पता चलेगा कि ये क्या है। लेकिन देखो ये एज है, सो एज क्या है, ये एक वेरिएबल है, राइट। इंट एज, और यहाँ इक्वल टू मैंने अगर लिखा 5, राइट, इंट एज इक्वल टू 5 यहाँ लिखा मैंने, तो इसका मतलब क्या है, ये 5 जो है वो एज में स्टोर है, राइट। ये 5 जो है वो एज में स्टोर है। सो ये एज में स्टोर है, सो इसे ही कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या करते हैं, ऑब्वियसली ऑब्वियसली वेरिएबल क्या करते हैं, वो स्टोर करते हैं डेटा, वो स्टोर करते हैं डेटा जो भी उस पे असाइन किया है, उसमें असाइन किया है, सिंपल। इसे इसे तो कहते हैं वेरिएबल्स। ऑल राइट, ऑल राइट। सो अब हम देखेंगे प्रोग्राम में, आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा, आप सिर्फ यहाँ थ्योरी लर्न करो, इतना ही कहूँगा मैं। ऑल राइट। सो डेटा टाइप्स, पहले मैं थ्योरी ले रहा हूँ और उसके बाद प्रोग्राम्स एकदम चालू ही होएंगे हमारे। बहुत सारा मज़ा आएगा प्रोग्राम में, देखेंगे आप। अगर देखेंगे तो ही जानेंगे, जानेंगे तो ही समझेंगे, स्किप करेंगे तो खत्म। डेटा टाइप्स, सो डेटा टाइप्स क्या रहता है सी में वो बताता हूँ मैं आपको पहले। सो डेटा टाइप्स इन सी आर यूज टू डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल कैन होल्ड। मतलब देखो डेटा टाइप मतलब क्या होता है सी में,
देखो आप डिक्लेयर करते हो कोई भी वेरिएबल ऊपर, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने डिक्लेयर किया था, देखो ये जो लाइन थी इंट एज। सो ये जो इंट है, मैं बता दिया था ना कि ये इंट को इग्नोर करो, और आपको बाद में बताऊंगा, तो अब भी बताने वाला हूँ मैं ये इंट क्या है। सो इस इंट को कहते हैं डेटा टाइप, इस इंट को कहते हैं डेटा टाइप। सो क्यों डेटा टाइप कहते हैं, क्योंकि देखो एज इक्वल टू मैंने 5 बोली थी ना यहाँ 5। सो ये 5 क्या है, एक नंबर है। सो एक इंटेजर है ना, सो ये इंटेजर एज में स्टोर हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ इंट ऐसा लिखा था, इसका मतलब ऐसा हुआ, राइट। सो इसे ही कहते हैं डेटा टाइप, और डेटा टाइप ऐसे हम लिखते हैं जब भी हम डिक्लेयर करते हैं कोई भी वेरिएबल। ऑल राइट, अब आपको पता चला ये डेटा टाइप क्या है। सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, दे स्पेसिफाई द साइज एंड फॉर्मेट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल्स। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सी प्रोवाइड सेवरल बेसिक डेटा टाइप्स विच कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू द मेनी ग्रुप्स, बेसिक डिराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। हम बेसिक ही एट द बिगिनिंग लेवल हम बेसिक ही यूज़ करेंगे, बाकी कुछ यूज़ नहीं करेंगे। हम डिराइव्ड भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन वो हम सेकेंड और थर्ड वन शॉट में देखेंगे, थर्ड और फोर्थ, राइट। उसका एक स्पेशल वन शॉट ही क्रिएट करने वाला हूँ मैं, क्योंकि वो बहुत डिटेल टॉपिक्स है, राइट। सो बेसिक डेटा टाइप्स क्या क्या है। इंट हमने देखा था, इंट एज इक्वल टू 5, राइट। सो 5 क्या है, इंटेजर है। सो इंटेजर 5 है, वो एज में स्टोर किया है, राइट। वो इंटेजर है ना, लेकिन एज में स्टोर किया हुआ, इसलिए मैंने इंट लिखा था वहाँ। सो ये इंट एक डेटा टाइप रहता है। सो इंट का फंक्शन क्या है, यूज टू स्टोर इंटेजर वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन दी सिस्टम। इट कैन बी 2 और 4 बाइट्स इन साइज, यूजुअली 2 बाइट्स का रहता है ये, ठीक है। ये याद नहीं रखा तो भी चलेगा, लेकिन इतना याद रखो, इंट एक डेटा टाइप रहता है, और वो सिर्फ इंटेजर्स के लिए होता है, नंबर्स के लिए होता है। 0 to मतलब नंबर्स, ऑल इंटेजर्स। सो कैरेक्टर, अब कैर मतलब ये CHAR एक कीवर्ड है इसका, यूज टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर, इट इज टिपिकली 1 बाइट इन साइज। मतलब इसका साइज 1 बाइट रहता है। ये याद नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन ये याद करो क्या, एक कैर रहता है। अब देखो वहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया था, इंट एज इज इक्वल टू 5। सो उसी तरीके से अगर मैंने ऐसा लिखा, CHAR कैर एज इक्वल टू सुयश, अगर मैं ऐसा लिखता तो देखो सुयश ये जो मैंने लिखा है वो एज में असाइन किया है मैंने, राइट। सो एज सुयश ये है, ये क्या है, ये कैरेक्टर्स है। सो ये कैरेक्टर्स है, और ये कैरेक्टर्स एज में असाइन किया है। सो इसलिए मैंने वहाँ कैर लिखना पड़ता मुझे इंट के जगह, राइट। सो कैर का यूज ऐसा रहता है, ऑल राइट। उसके बाद फ्लोट आता है। फ्लोट का 4 बाइट साइज होती है, ये याद नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन यूज टू स्टोर सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। मतलब अब देखो कैरेक्टर्स के लिए कैर है, इंटेजर्स के लिए इंट है, लेकिन पॉइंट के नंबर्स आएंगे तो क्या करोगे आप। सो पॉइंट्स के नंबर्स जो होते हैं वो हम फ्लोट से डिनोट कर देंगे, फ्लोट से डिक्लेयर करेंगे, राइट। उनका डेटा टाइप है फ्लोट, सिंपल इतना ही है सिर्फ। और डबल वगैरह है, और उसकी साइज 8 बाइट है। और ये मतलब बड़े बड़े नंबर जो होते हैं उसके लिए होता है डबल, यूज टू स्टोर डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट्स, बड़े बड़े फ्लोट्स नंबर, राइट। सो उसके लिए ये डबल रहता है, ये आपको बताऊंगा अगर प्रोग्राम में आया तो आगे, राइट। सो बेसिक आप ये 3 याद रखो, इंट कैर फ्लोट, यार मतलब सिंपल है यार। सो उसके बाद है हमारे ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स आएंगे। ऑपरेटर्स मतलब बहुत ही यार इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सी प्रोग्रामिंग में। सी प्रोग्रामिंग में ही नहीं, बहुत सारे प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर। सो ऑपरेटर्स देखेंगे हम। So operators in C are symbols that represent specific operations or computations to be performed on one or more operands। यार मैथ्स आपने सीखा है ना, बेसिक मैथ्स, वही है ऑपरेटर्स, बाकी कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है बाकी। मतलब 2 ऑपरेंड्स रहते हैं। अब देखो मैंने आपको बोला 5 - 4 क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। सो 5 and 4 क्या हुआ, ऑपरेंड्स हुए, राइट। 1 माइनस क्या हुआ उनमें, ऑपरेटर हुआ, और 1 क्या हुआ हमारा रिजल्ट। ऐसा ही रहता है। 2 + 1 क्या आएगा आंसर, 3। सो 2 and 1 क्या हुए, ऑपरेंड्स हुए हमारे, प्लस क्या हुआ ऑपरेटर, एंड 1 हमारा 3 आया आंसर, वो रिजल्ट आया, आउटपुट आया, राइट। उसे ही कहते हैं ऑपरेटर्स, राइट। ऑल राइट। So C provides a wide range of operators that can be categorized into several groups based on their functionality। अब कैसे कैटेगराइज करते हैं वो देखेंगे। हमारा फर्स्ट टाइप है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब देखो ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स रहते हैं ना, ये आपको आई थिंक पता है, आई थिंक नहीं पता ही है 100% गारंटेड, लेकिन आपको उनका नाम अरिथमेटिक है, ये आपको पता नहीं था। सो अब आपको पता चलेगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या रहता है। आ गया प्लस एडिशन, पता है ना आपको यस पता है, ऐड 2 ऑपरेंट्स ऑब्वियसली। उसके बाद आता है माइनस, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट द राइट ऑपरेंट फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेंट ऑब्वियसली। 5 - 3 क्या आएगा, 2 आएगा, राइट।
उसके बाद क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीपल टू ऑपरेंड्स। कितना सिंपल है यार, कितना फर्स्ट का बच्चा देखेगा ये वीडियो तो भी उसको समझ आएगा, इतना सिंपल है सी प्रोग्रामिंग, राइट, इतना सिंपल है। और फिर भी अभी तक हम सिर्फ थ्योरी ही देख रहे हैं, सिर्फ थ्योरी देख रहे हैं, हमने एक भी प्रोग्राम नहीं देखा है। हेलो वर्ल्ड का देखा है लेकिन मैंने वहाँ आपको कुछ बताया नहीं है, सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें बताई है, और ये डिस्प्ले कैसा है, कैसा रहता है, कैसा होता है सी प्रोग्रामिंग में, कोई भी सेंटेंस, इतना ही बताया है। एक्चुअल प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्राम्स मैंने नहीं लिए हैं अभी तक। एक्चुअल प्रोग्राम में लास्ट में लेने वाला हूँ, वॉर 1, वॉर 2, वॉर 3, वॉर 4, सुपर वॉर, फाइनल वॉर, ऐसा करके, राइट। बहुत बहुत मज़ा आएगा लास्ट में, सिर्फ आप लास्ट तक टिके रहो। अगर यहाँ से ही चले जाओगे तो आपका पेपर से चला जाएगा, राइट, चांस चला जाएगा, सिंपल। सो उसके बाद डिवीजन रहता है, डिवाइड द लेफ्ट ऑपरेंड बाय द राइट ऑपरेंड। अब मल्टीप्लिकेशन है यहाँ, राइट। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ऐसा ऐसा क्रॉस साइन लगाते हैं मैथ्स में, लेकिन यहाँ सी प्रोग्रामिंग में हम स्टार लगाते हैं। और डिवीजन के लिए ऐसा ऐसा एक डैश और उसके बाद एक सर्कल और उसके बाद एक डॉट रहता है, राइट। सो ऐसा हम डिवीजन की साइन है, लेकिन डिवीजन की साइन सी में ऐसी स्लैश रहती है, ये सिर्फ आपको याद रखना है, राइट। उसके बाद मॉड्यूलस नाम का भी ऑपरेटर है, वो परसेंटेज साइन से हम डिनोट करेंगे। और मॉड्यूलस मीन्स जो रिमाइंडर रहता है हमारे डिवीजन में, वो हमें मॉड्यूलस देता है। देखो, अगर मैंने आपको बताया 10/5, सो 10/5 क्या आता है, ऑब्वियसली 5 2 10 आएगा। सो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा रिमाइंडर। सो वो 0 रिमाइंडर डायरेक्ट हम इस ऑपरेटर से ला सकते हैं। अगर हमने ऐसा एग्जांपल लिया, क्या 10 यहाँ परसेंटेज और यहाँ 2, सो क्या आएगा आंसर, 2 5 10। सो यहाँ 5 नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ डिवीजन का ऑपरेटर नहीं किया, यहाँ मॉड्यूलस का ऑपरेटर यूज़ किया है। सो हमें ये रिमाइंडर देगा 2 5 10। सो मतलब वो डिवाइजर तो कंप्लीट हुआ है पूरा। सो 2 5 10, 10 - 10 0, सो 0 ही रिमाइंडर आएगा। सो हमको आंसर क्या मिलेगा, 0। सिर्फ इतना ही याद रखना है, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर हमको रिमाइंडर देता है डिवीजन का, सिंपल। अब उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं एग्जाम्पल। देखो, ये इंट a = 10, b = 3, रिजल्ट। अब देखो, मैंने आपको पहले हम जो थ्योरी हुई है वहाँ पे मैंने बताया था क्या, कि जो वेरिएबल्स रहते हैं वो पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, राइट, और फिर आप यूज़ कर सकते हो। जो अगर आपने पहले ही डिक्लेयर नहीं किए और आप यूज़ कर रहे हो तो वो मतलब वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल मतलब वो एक्चुअल में नहीं है, ऐसा रूल ही नहीं है सी में, वो आप कर ही नहीं सकते हो, इलीगल है वो, आपको एरर शो करेगा कंपाइलर। तो देखो, मैंने पहले डिक्लेयर किया है, फर्स्ट लाइन इज डिक्लेरेशन। डिक्लेयर मतलब क्या, ये जो वेरिएबल्स है ना वो कौन से डेटा टाइप में है वो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, इतना ही है, सिंपल सिंपल। हमने यूज़र से इनपुट नहीं लिया है, डायरेक्ट हमने यहाँ नंबर्स डाले। अब देखो, अब आपको पता चलेगा। हाँ देखो, प्रीवियस में एक थ्योरी पार्ट में मैंने एक टॉपिक लिया था डेटा टाइप नाम का, याद है, यस यस याद है, याद है। क्या है उसमें डेटा टाइप्स, मैंने बेसिक आपको 3 याद करने के बोले थे, याद करने के लिए क्या बोले थे, इंट, कैर, फ्लोट, राइट। अब देखो उसका इंट यहाँ आया है, राइट। सो उसे ही कहते हैं डेटा टाइप। अब यहाँ इंट क्यों दिया मैंने, आपको क्वेश्चन पड़ा होगा ना, इंट क्यों दिया, क्योंकि ये जो 10 और 3 है वो क्या है, इंटेजर्स है, इसलिए मैंने यहाँ इंट दिया। और वो ये जो 10 है वो किस में स्टोर किया है मैंने, ए में। 3 है ये किस में स्टोर किया है, बी में। सो ये डेटा 10 और 3 क्या है, डेटा है, राइट। सो ये मैंने स्टोर किया है किसी वेरिएबल में। सो ए एंड बी क्या हुआ, वेरिएबल हुआ हमारा। अब आपको पता चला होगा, हमने थ्योरी पार्ट में वेरिएबल नाम का भी एक टॉपिक देखा हुआ था। सो उसे इनको वेरिएबल्स कहते हैं, राइट। मैंने बताया था ना आपको, एग्जांपल्स में आगे आगे आपको बताऊंगा मैं, सिर्फ आप थ्योरी यहाँ से लर्न कर लो, राइट। अब आपको पता चलेगा डेटा टाइप ये ऐसा रहता है और वेरिएबल्स ऐसे रहते हैं, राइट। और एक रिजल्ट नाम का भी एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है। हाँ, आप यहाँ num1 दे सकते हो, num2 दे सकते हो, आप यहाँ सुयश = 10, राइट, राज = 3। आप अपनी मर्जी से वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो। हमारे लिए सिंपल होगा इसलिए मैंने ए एंड बी लिया है, राइट। आपकी मर्जी, आप कौन सा भी इंग्लिश का नाम दे सकते हो वेरिएबल में, उसमें ये 10 और 3 स्टोर कर सकते हो। अब देखो यहाँ एक रिजल्ट है, लेकिन रिजल्ट में कोई भी नंबर स्टोर नहीं किया है मैंने, क्योंकि रिजल्ट में इनकी एडिशन स्टोर होने वाली है ना, मतलब एडिशन और जो कुछ ऑपरेशन करेंगे हम उनका वो भी स्टोर करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ रिजल्ट भी डिक्लेयर किया है। और देखो 10 + 3 किया 13 आएगा, 10 - 3 किया 7 आएगा। लेकिन उसका इनका कुछ भी, अब देखो इंटेजर्स है ना, इंटेजर का कुछ भी ऑपरेशन किया तो इंटेजर ही मिलेगा आपको, इसलिए ये भी मैंने इंट में ही डिक्लेयर किया है एक साथ एक लाइन में,
राइट। सो आप पता चला डिक्लेयर कैसा करना है। एक डेटा टाइप जो जो डेटा टाइप में लेने वाले हो आप यहाँ, उसका डेटा टाइप यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद उसके बाद जो नंबर्स है या कौन सा भी डेटा हो वो आपको कोई भी वेरिएबल में स्टोर करना है यहाँ ऐसे, और सेमी कोलन देना है, सिंपल। और जो ऊपर की लाइन रहती थी देखो, हैश इंक्लूड stdio.h, इंट मेन फंक्शन, करली ब्रैकेट्स, नीचे रिटर्न जीरो, ये बाय डिफॉल्ट लाइन है, मैंने बताया था हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में। ये यहाँ मैंने लिखी नहीं है, इतना सिर्फ याद रखो आप। ये यहाँ मैंने लिखी नहीं है, डायरेक्ट पर्टिकुलर कोड है वो लिखा है, लेकिन आपको वो बाय डिफॉल्ट लाइन हर एक प्रोग्राम में लिखनी पड़ती है, प्रोग्राम अगर टाइप करोगे आप, नहीं तो एरर शो करेगा, राइट। ऑल राइट, ये पाइथन नहीं है, पाइथन में कुछ बाय डिफॉल्ट लाइन्स नहीं रहती थी, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लाइन्स है, सिंपल। रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखो यहाँ मैंने ये डिक्लेयर किया और नीचे एक ऑपरेशन लिखा है, क्या लिखा है, रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी। अब मुझे बताओ ये ए है, ये ए क्या है, 10 है, ये बी है, बी क्या है, 3 है। सो 10 + 3 क्या आएगा, 13 आएगा। और ये जो 13 आंसर आया हुआ है हमारा, वो किस में स्टोर हुआ, वो रिजल्ट में स्टोर हुआ, राइट। और रिजल्ट अगर हमने यहाँ नेक्स्ट लाइन ऐसे लिखी, प्रिंट एफ यहाँ रिजल्ट लिखा, रिजल्ट, तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, 13 डिस्प्ले होगा, क्योंकि प्रिंट एफ डिस्प्ले करने के लिए होता है ना हमारा फंक्शन, राइट। सो इतना सिंपल है सी प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेटर्स, राइट। उसके बाद रिजल्ट इज इक्वल टू a - b। अब देखो a क्या है, 10 है, b क्या है, 3 है। सो 10 - 3 7। अगर हमने प्रिंट एफ से ये रिजल्ट भी डिस्प्ले किया, मतलब ऐसा लिखा रिजल्ट, तो आपको स्क्रीन पे 7 डिस्प्ले होगा। अब ऐसा मैंने प्रिंट एप से यहाँ डिस्प्ले नहीं किया है, यहाँ सिर्फ कमेंट्स में यहाँ मैं लिख रहा हूँ। और ये जो कमेंट्स रहते हैं, देखो ये जो कमेंट्स रहते हैं, ये यहाँ स्लैश डबल स्लैश दिया है, यहाँ डबल स्लैश दिया है, इन डबल स्लैश को कहते हैं कमेंट्स इन सी। मतलब कंपाइलर ये रीड नहीं करता, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं रहता, ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का पार्ट है, ये लाइन पूरी, और ये यहाँ से पूरा ये प्रोग्राम का पार्ट है, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। और ये शो करने के लिए हम ऐसा डबल स्लैश लिखते हैं, डबल स्लैश, राइट। इतना सिर्फ आप याद रखो, इसे कमेंट्स कहते हैं। सो कंपाइलर ये रीड नहीं करता। और अगर ये आप डबल स्लैश नहीं नहीं दोगे, यहाँ पे डबल स्लैश नहीं दोगे, सीधे यहाँ ऐसा कुछ लिखोगे प्रोग्राम में, तो आपको वो एरर शो करेगा, कंपाइलर एरर शो करेगा। लेकिन आप यहाँ डबल स्लैश दोगे तो आपको वो एरर शो नहीं करेगा, क्योंकि वो रीड ही नहीं करता कंपाइलर। ये एक्चुअली क्या है, वो आपके लिए रहता है, सिर्फ इतना याद रखो। पाइथन में देखो हैशटैग से हम कमेंट देते थे, पता है ना आपको, इसलिए मैंने कहा था कि प्लीज़ पाइथन का वन शॉट देख के यहाँ आओ, प्लीज़ प्लीज़। ऑल राइट, सो आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा। पाइथन का वन शॉट की लिंक मैं देता हूँ, पिन कमेंट में भी देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, और आई बटन पे भी देता हूँ ऊपर। ऑल राइट, सो नेक्स्ट देखो, रिजल्ट इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार, मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। सो 10 3 × 13, ऑब्वियसली ऐसा रिजल्ट आएगा। उसके बाद डिवीजन आता है, 3 3 × 9। हाँ आप देखो यहाँ ए क्या है, 10 है, बी क्या है, 3 है। सो 10 / 3 क्या आता है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। लेकिन यहाँ रिजल्ट में 3 क्यों आया है, यहाँ रिजल्ट में 3 क्यों आया है, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है ना। सो क्यों आया है, क्योंकि यहाँ ऊपर हमने डिक्लेयर क्या किया है, रिजल्ट। देखो रिजल्ट के क्या किस में डिक्लेयर किया है, किस डेटा टाइप में डिक्लेयर किया है, इंट में डिक्लेयर किया है, राइट, इंटेजर में डिक्लेयर किया है। सो हमें इंटेजर वैल्यू मिली। अगर ये इंट a = 10, b = 3 यहाँ सेमीकोलन देते और नीचे रिजल्ट अलग से डिक्लेयर करते फ्लोट में, फ्लोट रिजल्ट एंड सेमीकोलन, और नीचे और उसके बाद ये ऑपरेशन लिखते हैं, रिजल्ट a/b, तो रिजल्ट इज 3 पॉइंट जो समथिंग मिलेगा, क्योंकि वो पॉइंट की वैल्यू है ना, पॉइंट की वैल्यू इंटेजर में कैसे स्टोर होगी, राइट। अगर आप फ्लोट से डिक्लेयर करते हैं रिजल्ट और ये मतलब स्टेटमेंट लिखते, तो आपको 3 पॉइंट समथिंग जो कुछ पॉइंट में आंसर होता वो मिलता। लेकिन यहाँ इंटेजर में हमने डिक्लेयर किया है रिजल्ट, इसलिए आपको नहीं मिला है, इतना ही है, राइट, वेरी सिंपल। अब उसके बाद मॉड्यूलस है। अब मॉड्यूलस देखो, 10 मॉड्यूलस 3, उस यहाँ इसके क्या मिलेगा आपको, रिमाइंडर, मतलब पहले डिवीजन करेगा ये और रिवीजन करके देखेगा कि रिमाइंडर क्या आई। अब देखो यहाँ 10 है, मॉड्यूलस 3, अब 3 3 × 9, मतलब 10 - 9 1, मतलब रिमाइंडर क्या आया, 1 आया, देखो ऐसा रहता है। ऑल राइट, सो ये सब हमारे एग्जांपल्स हुए या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर्स है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। बहुत ईजी है रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू होता है। अब इक्वल टू का फंक्शन क्या होता है, चेक्स इफ 2 ऑपरेंड्स आर इक्वल, सिंपल। नॉट इक्वल टू का फंक्शन क्या होता है, चेक इफ 2 ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल, सिंपल। उसके बाद लेस देन, ऐसा ही है, लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा। ये सिर्फ हुआ है ना, 5th में हुआ है आपका, प्राइमरी में ही हुआ है, हाई स्कूल में भी नहीं,
राइट, ये सब पता है आपको, ग्रेटर देन साइन समझता है ना, लेस देन साइन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। सो ये सब रिलेशनल ऑपरेटर्स है, और डायरेक्ट हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको पता चलेगा अच्छे से कि ये ऑपरेटर्स यूज कैसे होते हैं। अब देखो यहाँ, अब ये लाइन देखो, फर्स्ट लाइन क्या है हमारी, पहले डिक्लेयर करते हैं हम वेरिएबल्स। अब देखो यहाँ 5 है और यहाँ 7 है, ये 5 जो है हमने एक्स में डिक्लेयर किया है, स्टोर किया है, और ये 7 है वो 5 में स्टोर किया है। ये आपको कैसे पता चला, क्योंकि x इक्वल टू 5 है एंड y इक्वल टू 7 है, राइट। इसलिए ही आपको पता चला ना कि 7 y में है और 5 x में है, और ये 5 एंड 7 इंटेजर्स है, इसलिए हमने यहाँ इंट दिया है, सिंपल इतना ही है। सो अब देखो ये इफ जो है ना, आप अगर पाइथन का सेकेंड वन शॉट देख के आए हो तो आपको पता चलेगा ये इंट क्या है, सॉरी इफ क्या है, इफ एल्स क्या है, इफ एल्स क्या है, क्योंकि आप अभी आपको कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये इफ एल्स, इफ एल्स एंड वो जो लूप्स रहते हैं, वाइल लूप्स, फॉर लूप्स, वो जो लूप्स रहते हैं वो इसका पूरा वन शॉट हम सेकेंड वन शॉट में कवर करने वाले हैं, राइट, यहाँ नहीं कवर करने वाले हैं हम। सो ये आपको पता नहीं चलेगा, सिर्फ आप ये ऑपरेटर्स का देखो, ये एल्स इफ क्या है, इफ क्या है, ये इसमें आप मत पढ़ो, राइट। इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ लेकिन इसमें आप मत पढ़ो। हाँ, अब यहाँ देखो ये क्या है, इन शॉर्ट में बताता हूँ, ये इफ क्या होता है, ये जो कंडीशन होती है इफ की, ये अगर ट्रू हुई ना तो वो इफ इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करता है, राइट। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये एल्स इफ के पास आता है और उसकी कंडीशन चेक करता है, अगर उसकी कंडीशन ट्रू हुई तो ये उसका कोड प्रिंट करता है, इसका नहीं करता, राइट। अगर इसकी भी फॉल्स हुई तो वो सीधे एल्स के पास आता है, राइट। ये एक्चुअली नीचे होना चाहिए कोड, लेकिन यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ दिया। सो एल्स एल्स के पास कोई कंडीशन नहीं रहती थी, क्योंकि ये दोनों भी फॉल्स हुए हैं ना, सो बाय डिफॉल्ट ये लास्ट का कोड प्रिंट करेगा। इसे कहते हैं इफ, एल्स इफ एंड एल्स का, हम नेक्स्ट वन शॉट में देखने वाले हैं। ये सिर्फ सिर्फ इन शॉर्ट आप ऐसा याद रखो। अब देखो अब क्या है, x इक्वल टू वाई। अब देखो 5 यहाँ है x की जगह, y क्या है, जगह क्या है 7 है। सो 5 इक्वल टू 7, मतलब 5 7 है क्या, नो। सो 5 इज नॉट इक्वल टू 7, सो ये कंडीशन फॉल्स हुई, राइट, क्योंकि 5 एंड 7 डिफरेंट है। 5 इक्वल टू 7 इट इज नॉट ट्रू। सो ये उसके अंदर का कोड प्रिंट होएगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा प्रिंट। सो ये क्या करेगा, अब नीचे आएगा, नीचे चेक करेगा x इज लेस देन y, x क्या है 5 है, y क्या है 7 है। अब देखो 5 इज लेस देन 7, यस ट्रू। अब इसकी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये इसका अंदर का कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, देखो ग्रेटर देन सेकेंड, और आउटपुट भी क्या मिला हमें, ग्रेटर देन सेकेंड। अब देखो ये यहाँ ही ट्रू हुई ना कंडीशन, तो ये इसके पास आता ही नहीं, आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ ही ट्रू हुई कंडीशन, ये अपना अपना प्रिंट करेगा और खत्म खत्म, प्रोग्राम खत्म, वो नीचे नहीं आएगा। लेकिन यहाँ ऐसा था x इज ग्रेटर देन y, ऐसी अगर कंडीशन रहती तो वो चेक करेगा 5 इज ग्रेटर देन 7, नो, फॉल्स हुई ये भी कंडीशन, तो वो एल्स के पास जाता और सीधे लेस देन सेकंड प्रिंट करता, राइट। इतना ही है सिंपल, राइट। सिर्फ ये एल्स इफ ये मत देखो आप, सिर्फ ये ऑपरेटर्स देखो, इक्वल टू ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन ऑपरेटर्स, लेस देन ऑपरेटर्स, सिंपल। अब देखो नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से रहते हैं, एंड रहते हैं, लॉजिकल एंड रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। यार आपने 12th में मैथमेटिकल लॉजिक अगर सीखा होगा तो आपके लिए एकदम बाएं हाथ का खेल है ये मैथमेटिकल लॉजिक में सब कुछ है ये, राइट। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। और रिटर्न्स ट्रू एटलीस्ट वन ऑपरेंड्स इज ट्रू। अब देखो मैथमेटिकल लॉजिक में देखो, एंड का टेबल आपने सीखा है, वहाँ पे देखो टी इज टी रहता था, बाकी ऑल आर फॉल्स रहता था, राइट। टी इज टी एफ इज एफ टी इज एफ एंड एफ इज ऑल्सो एफ एंड में। लेकिन और में कैसा रहता था, ओनली एफ इज एफ, बाकी ऑल आर टी, मतलब टी इज टी एफ इज टी एंड एफ इज एफ ओनली और में, राइट। उसी तरीके से है, सिर्फ एंड का सिंबल कैसा रहता है, ऐसे डबल एंड रहता है, और का सिंबल कैसा रहता है, ऐसे डबल लाइन होती है, सिंपल इतना ही है। लेकिन हम वहाँ पे टी एंड एफ रहता था ना, लेकिन यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग में 1 एंड 0 रहता है, ट्रू की जगह हम 1 यूज़ करते हैं और फॉल्स की जगह हम 0 यूज़ करते हैं, इतना सिर्फ याद रखो आप। और एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा एक्चुअल में ये कैसे यू वर्क करते हैं। और ये लॉजिकली नॉट पता है ना, निगेशन टी क्या रहता है, एफ रहता है, निगेशन एफ टी रहता है, हो गई ना शॉर्ट रिवीजन मैथमेटिकल लॉजिक की, यस उसी तरीके से ही है, निगेट्स द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड। अब देखो एग्जांपल में आपको पता चलेगा, फर्स्ट लाइन ऑब्वियसली डिक्लेयर। अब आपको अच्छी तरीके से एकदम फिट ही बैठी है ये लाइन, क्या कि फर्स्ट लाइन आपको डिक्लेयर ही करनी है, कुछ भी हो जाए इसी में, फर्स्ट लाइन आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर ही करना है, राइट। ये आपको अच्छी तरीके से पता चला है एग्जाम्पल्स के थ्रू।
अब देखो 1 है, यहाँ भी 1 है। अब देखो इज सनी इक्वल टू 1, राइट, एंड इज वार्म इक्वल टू 1। ये 1 है, ये किस वेरिएबल में स्टोर किया है? इज वार्म में। यहाँ ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, कुछ भी, लेकिन मैंने पहले ही बताया था वेरिएबल आप कुछ भी नेम से स्टोर डिक्लेयर कर सकते हो, राइट। सो ये 1 डेटा है वो मैंने इज वार्म में स्टोर किया है, ये 1 ये भी मैंने इज सनी में स्टोर कर दिया है, और ये 1 एंड 1 क्या इंटीजर है, सो यहाँ भी इंट ही आएगा, सिंपल। अब नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा। सो इफ इज सनी एंड इज वार्म। अब देखो यहाँ पूरा कोड पहले हम दिखते हैं। हाँ, अब यहाँ देखो, यहाँ इफ है और यहाँ भी इफ है, राइट। सो मैंने बताया था आपको कंडीशन चेक करता है यहाँ इफ के स्टेटमेंट्स, राइट। ये इफ को ध्यान ही मत दो आप, ध्यान ही मत दो, राइट। हम्बली मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान ही मत दो आप, सिर्फ यहाँ ध्यान दो। इज सनी एंड इज वार्म। अब देखो एंड मतलब क्या रहता है? एंड रहता है, राइट। सो इज सनी क्या है? 1 है। इज वार्म क्या है? 1 है। सो 1 एंड 1, राइट। 1 क्या रहता है लॉजिक में? टी रहता है, ट्रू रहता है, राइट। सो ट्रू, एंड में टी एंड टी क्या रहता था? टी ही रहता था। सो 1 एंड 1 क्या आएगा? 1 आएगा। अगर 1 आएगा तो 1 मीन्स क्या होता है इसी में? ट्रू होता है ना। सो ट्रू मतलब इसकी कंडीशन ट्रू हुई, सो ये वाओ प्रिंट करेगा, राइट। ये वाओ प्रिंट करेगा। उसके बाद ये नीचे आएगा क्योंकि ये एल्स इफ नहीं है, अब इफ है। सो इफ ये मतलब ये इसकी न्यू प्रोग्राम है उसका ये। उसके बाद देखो इज सनी और इज वार्म, राइट। ये इफ क्या है? इफ क्या इसमें बिल्कुल ध्यान मत दो, सिर्फ इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। ये ऑपरेटर्स आपको समझने चाहिए, इतना ही है, सिंपल। अब इज सनी क्या है? 1 है। इज वार्म क्या है? 1 है। अब और का टेबल अच्छे से याद करो, और में हमने सीखा था कि 1 और 1 मतलब टी और टी क्या रहता था? टी ही रहता था। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1 मतलब ट्रू आएगा, मतलब ये भी ओके भी प्रिंट हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद देखते हैं हम इफ नॉट। अब नॉट इज सनी, नॉट मतलब क्या है? निगेशन है ना हमारा, निगेशन। सो निगेशन टी एफ मतलब उल्टा हो जाएगा। इज सनी क्या है? 1 है, राइट। अब नॉट 1 मतलब 0। सो 0 मतलब फॉल्स हुई ये कंडीशन, राइट। 0 मतलब फॉल्स हुई, तो ये ओ नहीं प्रिंट करेगा। सो आउटपुट क्या आएगा? कंडीशन ट्रू किसकी हुई? यहाँ पे 1 मिला था हमें और यहाँ पे 1 मिला था, सो सिर्फ वाव एंड ओके ही प्रिंट हो जाएगा। आप समझा? मैथमेटिकल लॉजिक है यहाँ, कुछ भी नहीं है बाकी। ऑल राइट। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से रहते हैं? इक्वल टू है, असाइंस द वैल्यू ऑन द राइट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट। अब यहाँ पे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा क्या है। प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, सब कुछ मैं आपको एग्जाम्पल में बताता हुआ असाइनमेंट ऑपरेटर्स के। फर्स्ट लाइन ऑब्वियसली आपको डिक्लेरेशन, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना है कौन सा भी डेटा टाइप में। अब देखो नम इक्वल टू 5। अब ये 5 जो है, अब देखो ये इक्वल टू है, असाइन किया है ना मैंने, समझा? अब धीरे धीरे चीज़ें हम एडवांस करके जा रहे हैं, फुल हम डिटेल चीज़ें ग्रास्प कर रहे हैं, राइट। सो देखो ना यहाँ यहाँ क्या था? असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे ना। यहाँ देखो इक्वल टू असाइनमेंट, असाइंस द वैल्यू ऑन द राइट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट। मतलब लेफ्ट साइड में जो कौन सा वेरिएबल रहता है वो राइट साइड का जो कौन सा नंबर और जो कौन सा डेटा रहता है वहाँ पे वो स्टोर कर देता है। किसके थ्रू? इक्वल टू के थ्रू। देखो ना इक्वल टू के थ्रू स्टोर किया है हमने लेफ्ट के वेरिएबल में। देखो यहाँ देखो लेफ्ट क्या? नम ये वेरिएबल है, राइट। और इक्वल टू के थ्रू हमने ये 5 नम में स्टोर कर दिया है, राइट। सो इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू। और डबल इक्वल टू था तो क्या कहेंगे हम? तो चेक करेगा कि ये नम इक्वल टू 5। डबल इक्वल टू का मीनिंग अलग है एंड इक्वल टू का अलग मीनिंग है। अभी हमने देखा है डबल इक्वल टू क्या रहता है, राइट। सो अब ये 5 क्या है? इंटीजर है, सो इंट है, ऑब्वियसली डेटा टाइप है ये इंट। ओके। सो अब हम ऑपरेशन कर रहे हैं नीचे, नम प्लस इक्वल टू 3। अब देखो प्लस इक्वल टू का फंडा मैं आपको बताता हूँ क्या रहता है। सो प्लस इक्वल टू 3 मतलब क्या होता है? नम क्या है? 5 है। सो ये नम क्या करेगा? 5 में 3 ऐड करेगा, मतलब नम इक्वल टू नम प्लस 3, मतलब नम प्लस इक्वल टू 3। इसका मीनिंग ऐसा रहता है। हम नम प्लस इक्वल टू 3 करेंगे तो भी चलेगा, और नम इक्वल टू नम प्लस 3 करेंगे तो भी चलेगा, दोनों का मीनिंग एक ही है। सो आपका आउटपुट क्या मिलेगा? नम इज नाउ 8। नम की वैल्यू क्या हुई? 8 हुई ना, राइट। 5 प्लस 3 क्या है? 8। इतना ही है। उसके बाद देखो खत्म। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, आपको समझ आया ना ये क्या है? सिंपल इतना ही है, सिर्फ क्या है आपको फिर एक बार बताता हूँ मैं क्या है। देखो नम प्लस इक्वल टू 3 है, राइट। सो क्या करेगा? ये नम की वैल्यू क्या है? 5 है। सो 5 में ये 3 ऐड करेगा, 5 में ये 3 ऐड करेगा। सो क्या करेगा?
5 + 3 क्या है 8 हुआ, सो नम की वैल्यू 8 हुई। अब यहाँ अगर -3 ऐसा लिखते हैं हम तो क्या होता, सो 5 से 3 माइनस होता, सो इसका मतलब क्या है नम = नम -3, मतलब नम की वैल्यू को ही 5 - 3 2 ऐसा आता, राइट। इंटू का भी वैसे ही नम इंटू 3, 5 3 = 15। डिवीजन का भी वैसा ही नम मतलब /3, 5/3 ऐसा आएगा, राइट। सो आप एक तो ये जो ऑपरेशन है वो आप ऐसे भी लिख सकते हो नम = नम +3, और अगर आपको टाइम बचाना है आपका तो आप डायरेक्टली ऐसा लिखते हो नम + = 3। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो सीधा आप ऐसे लिख सकते हो नम = नम +3, सिंपल। ऑल राइट, सो अब हम देखेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। सो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स प्लस प्लस रहते हैं, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। उसके बाद आता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। मतलब अगर ये प्लस प्लस ऑपरेटर हमने यूज किए किसी वेरिएबल में, सो अगर उसकी वेरिएबल की वैल्यू होगी 5, सो यहाँ वो वेरिएबल को हम अगर प्लस प्लस करेंगे तो वो 1 से बढ़ के जाएगा, मतलब 5 का 6 होगा, 6 का 7 होगा, 7 का 8 होगा। उसी तरीके से उसी वेरिएबल का अगर हमने माइनस माइनस किया, माइनस माइनस दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, सो अगर वेरिएबल की वैल्यू है 5, सो माइनस माइनस करने के बाद क्या आएगा, 5 से 1 से कम होगी 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 ऐसे। सो इसे कहते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एग्जांपल में आपको पता चलेगा। सो आपको एग्जांपल में क्या है, फर्स्ट लाइन इज डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो कौन सा आपको यूज करना है नीचे वो, राइट। सो 10 इज इंटेजर, सो इन डेटा टाइप है, और ये 10 हमने असाइन कहाँ किया है, काउंट में असाइन किया है। सो काउंट ये क्या है, वेरिएबल है, राइट। सो काउंट प्लस प्लस, अब देखो काउंट प्लस प्लस है यहाँ। सो काउंट क्या है, 10 है, सो 10 प्लस प्लस मतलब मैंने प्रीवियस बताया था, थ्योरी में बताया था, अभी अभी क्या बताया था। सो ये एक एक से इंक्रीमेंट होगा। अब 10 प्लस प्लस मतलब क्या हुआ, 10 + 1 हुआ, मतलब काउंट की वैल्यू क्या हुई अभी 11 हुई, सिंपल इतना ही है। अब काउंट माइनस माइनस हो रहा है, राइट। काउंट माइनस, आई थिंक ये माइनस माइनस काउंट होता है, ठीक है मैं बता के आपको कंफर्म करके बताता हूँ ये। सो काउंट माइनस माइनस है, सो डिक्रीमेंट बाय 1 होगा, राइट। सो अब माइनस माइनस है, सो अब काउंट की वैल्यू अब 11 थी ना, सो 11 से अब एक माइनस होगा, क्या आएगा 10, ऐसा एक से माइनस माइनस हो जाएगा। अगर माइनस हो, अगर प्लस हो तो एक से बढ़ता जाएगा ये, वो जो वेरिएबल का वो जो नंबर है वो, इतना सिंपल है, राइट। सो आप लास्ट बट नॉट लीस्ट बीट वाइज ऑपरेटर्स। सो बीट वाइज ऑपरेटर्स क्या रहता है वो बताऊंगा मैं, डोंट वरी। एंड रहता है बिट वाइज, एंड परफॉर्म्स बिट वाइज एंड ऑपरेशन, बिट वाइज और रहता है, बताऊंगा मैं एग्जांपल में बताऊंगा। बिट वाइज एक्सॉर रहता है, बिट वाइज नॉट रहता है, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट रहता है, राइट शिफ्ट रहता है, ओके। सो आपको एग्जांपल में बताऊंगा बिट वाइज ऑपरेटर्स के क्या रहता है, एक चार्ट है। हाँ अब देखो बिट वाइज ऑपरेटर्स मतलब क्या रहता है, आपको बाइनरी लैंग्वेज आई थिंक पता होगी, डिजिटल लॉजिक में, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपका हुआ होगा तो, आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अगर है सब्जेक्ट तो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स 12th में हुआ होगा तो बाइनरी लैंग्वेज एक रहती है। बाइनरी लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर को सिर्फ वही लैंग्वेज समझ आता है, बाइनरी लैंग्वेज। एक तो 1 समझ में आता है कंप्यूटर को और 0 समझ में आता है, राइट। लेकिन हम 1 और 0 वो कैसे लिखेंगे वो हमें बाइनरी लैंग्वेज सिखाती है, राइट। वो और उसी उसका यूज करके हम बिट वाइज ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। अब देखो पहले बाइनरी लैंग्वेज हम सीखेंगे और उसके बाद बिट वाइज ऑपरेटर सीखेंगे। अब बाइनरी लैंग्वेज सीखो। अब देखो यहाँ पहले डिक्लेयर किया मैंने इंट x = 5, राइट। सो 5 है हमारी, सो 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इस चार्ट से आपको समझेगा क्या है। अब देखो 5 है, इनमें से अब देखो बाइनरी जो होता है ना वो सिर्फ राइट से सिर्फ 4 डिजिट्स ही काउंट करता है, राइट। इस ये हमें इग्नोर करना है, मतलब ये 10 2 2 2 4 2 5 ये आगे बढ़ता ही जाएगा, राइट। 2 0 से स्टार्ट होगा और आगे वो बढ़ता ही जाएगा, लेकिन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में हम सिर्फ 4 डिजिट ही लेते हैं, फर्स्ट 4 डिजिट, राइट। सो ओके, सो x = 5 है, सो 5 किसकी सम 5 आएगी यहाँ, 4 and 1 की, राइट। 4 + 1 5, सो जिनकी जिनकी सम 5 आ रही है, 4 + 1 आ रहा है, 5 आ रहा है ना, सो यहाँ 1 की जगह 1 आएगा, राइट। यहाँ 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 सम हो रही थी क्या, नहीं, यहाँ 0 आएगा। यहाँ 4 की हो रही थी, यहाँ 1 आएगा, और लास्ट 4 डिजिट काउंट करेंगे ना हम तो यहाँ 0 आएगा। सो 5 का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, 1 0 1 0, राइट। और एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ 3। अब देखो 3 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा मैं बताता हूँ आपको। पहले क्या देखेंगे हम इस चार्ट में, देखो अगर आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पूछा होगा तो पहले ये चार्ट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। सिंपल है क्या, 2 0 2 1 2 2 2 2 3 2 4, और उसके बाद इसके आंसर लिखने हैं नीचे, और ये
ये नहीं लिखा कॉलम तो भी चलेगा बाइनरी में, और ये चार सिर्फ आपको रखने हैं, सिंपल। ये 4 कॉलम आपको रखने हैं, और वहाँ पे अब 3 है ना, सो 3 की सम देखनी है हम, कौन से नंबर से आएगी, 2 + 1 3। सो आप क्या आएगा, जिनकी जिनकी सम हुई है वहाँ पे सिर्फ 1 लिखेंगे, बाकी जगह 0 लिखेंगे। सो यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, 4 ही लेंगे हम। सो क्या आएगा, 1 1 0 0, सिंपल। ये हुआ हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। कितना ईजी है, राइट, इजी है कि नहीं, सिंपल। ये हुआ हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो एक्सप्रेशन एंड प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, मतलब देखो, एक्सप्रेशन एंड प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स मतलब क्या रहता है। अब देखो, आपने बॉडमॉस रूल सीखा होगा, बॉडमॉस रूल हाई स्कूल में सीखा होगा, प्राइमरी में सीखा होगा। क्या है बॉडमॉस रूल, पहले हम अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑल साइंस कंबाइन हो गया किसी ऑपरेशन में, तो पहले हम कौन सा ऑपरेशन करें, पहले हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो वो क्या सिखाता है हमें, बॉडमॉस रूल सिखाता है, और उसे ही कहते हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। मतलब पहले हमें कौन सा ऑपरेटर यूज करना है ऑपरेशन के लिए, और कंपाइलर पहले कौन सा ऑपरेटर यूज करता है, इतना सिंपल है, सिंपल। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशंस आर कॉम्बिनेशंस ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स एंड operators that can be evaluated to produce a result. Yes, obviously operators in expression perform various operations on these values and variables. अब देखो, एक्सप्रेशन मतलब क्या रहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, इसका मतलब एक्सप्रेशन। मैंने आपको बोला 2 + 3, राइट, सो ये क्या हुआ, एक एक्सप्रेशन हुआ, राइट, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंट्स एंड ऑपरेटर है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन हुआ ना। आपका एग्जांपल में पता चलेगा, एंड प्रेसिडेंस भी पता चलेगा। ये सिर्फ थ्योरी है। अंडरस्टैंड द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर इज क्रूशियल बिकॉज इट डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड विद एन एक्सप्रेशन। ये नोट कर लो, ये स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आपको प्रेसिडेंस उसकी रॉन्ग आई तो आपका आंसर भी रॉन्ग आ जाएगा। सो ये ऑपरेटर्स की पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये प्रेसिडेंस वाला। अब देखेंगे हम एग्जांपल में उसकी प्रेसिडेंस क्या है। अब प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, एक्सप्रेशन का पार्ट समझा ना, थ्योरी आपकी। एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन मतलब कोई भी एक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 5 + 3 + 2 - 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 + 3 डिवाइडेड बाई 9 + 5 + 7 इंटू 1। ये इतना बड़ा है जो मैंने अभी बोला, वो क्या है हमारा, उसको ही कहते हैं एक्सप्रेशन, राइट। क्योंकि आपको बताया ना, कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स, राइट। वैल्यूज, ऑपरेटर्स, वो सभी मैंने कंबाइन किए ना, राइट, उससे ही कहते हैं एक्सप्रेशन। मतलब कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम, वो एक्सप्रेशन, सिंपल, जिसमें ऑपरेटर्स एंड वैल्यूज होना चाहिए। ऑल राइट, ऑल राइट। अब देखो, ये सब एक्सप्रेशन का हुआ, राइट, समझना आया ना आपको एक्सप्रेशंस, ओके। सो प्रेसिडेंस देखते हैं हम, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। प्रेसिडेंस हम कैसे यूज करेंगे, पहले तो हमको बॉडमॉस रूल ही यूज करना है। बॉडमॉस रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट ओपन करो, राइट, उसके बाद क्या करना है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पहले करना है, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, राइट। सो कैसे करेंगे हम बताएंगे एग्जाम्पल में। पहले प्रेसिडेंस देखो, उसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर्स करेंगे, यूज करेंगे हम, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करेंगे। ये सब हमने देखे हैं अभी ऑपरेटर्स, नहीं आपको, आप भूल गए हो तो फिर से एक बार वीडियो देखो, राइट, भूलना नहीं है, बिकॉज इसलिए मैंने पहले थ्योरी कवर की थी और आप उसके बाद प्रोग्राम ले रहा हूँ मैं, राइट। सो अब ये क्या है, इक्वलिटी ऑपरेटर्स, उसके बाद प्रेसिडेंस किसकी आती है, बिटवाइज ऑपरेटर्स की आती है, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स की आती है, उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर्स की आती है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स की आती है, और उसके बाद कॉमा ऑपरेटर्स की आती है, राइट। सो ये सब प्रेसिडेंस है, ये सिर्फ आप याद रखो, राइट। मतलब यूजुअली एट द बिगिनिंग लेवल, राइट, एट द बिगिनिंग लेवल हम सिर्फ बॉडमॉस रूल ही देखने वाले हैं, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस हमको नहीं रहते, आपको पूछेंगे भी नहीं, आपसे एक्सपेक्टेड ही नहीं है, सिर्फ आपके मतलब नॉलेज के लिए मैंने यहाँ दिया है। आपको नॉलेज चाहिए सभी प्रेसिडेंस कैसे रहती है पूरी, राइट, क्योंकि इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन हमको नहीं आते, राइट, सिंपल। सो आप एग्जाम्पल ही देखेंगे। एग्जाम्पल में देखो, आप ये एग्जाम्पल है एक, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, राइट, ये एक्सप्रेशन है। आप पता चला ना आपको एक्सप्रेशन क्या है, ये एक मैथमेटिकल प्रोग्राम है, प्रॉब्लम है, तो उसे कहते हैं एक्सप्रेशन, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड में हम वही देख रहे थे थ्योरी में, एक्सप्रेशन, व्हाट इज एक्सप्रेशन, एंड यहाँ पे प्रेसिडेंस देख रहे हैं हम। अब प्रेसिडेंस क्या है, बॉडमॉस रूल, राइट। पहले क्या करेंगे, बॉडमॉस रूल क्या बोलता है हमें, पहले ब्रैकेट ओपन करो, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले, क्योंकि हम अगर पहले ये 5 - 1 करेंगे, राइट, और वहाँ पे वो क्या होगा, 5 - 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 1 4, राइट, और उसके बाद ये ऑपरेशन करेंगे और उसका उसका ये ऑपरेशन करेंगे, नो, आंसर गलत आएगा आपका,
आपका अगर आंसर सही आना है तो बॉडमॉस रूल ही यूज़ करना है। जैसा आप मैथ्स में सॉल्व करते हो वैसा कंपाइलर पे सॉल्व नहीं करना, कंपाइलर ऐसा सॉल्व करता है, ये आपको बता रहा है। कंपाइलर ऐसा सॉल्व करता है, आपको नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। कंपाइलर भी वैसा ही सॉल्व करेगा। सो कैसा सॉल्व करेगा कंपाइलर, पहले ब्रैकेट ओपन करेगा, 2 + 9 क्या है 11 आएगा, ये 5 एज इट इज़, -1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 1 एंड प्लस यहाँ भी ब्रैकेट है, सो 8 - 6 क्या है, 8 - 6 क्या है 2 आएगा, राइट। राइट, ऐसा स्टेप बाय स्टेप कंपाइलर शो नहीं करेगा, इसका डायरेक्ट आंसर 56 ऐसा शो करेगा डिस्प्ले, डायरेक्ट। डायरेक्ट आपने अगर ये एक्सप्रेशन लिखा हो प्रोग्राम में और प्रिंट एफ किया हो तो डायरेक्ट 56 ऐसा आपको शो करेगा, राइट। ये सब स्टेप नहीं करता, ये आपको समझने के लिए मैंने किया है, राइट। और अब देखो ब्रैकेट्स ओपन हुए, उसके बाद क्या आएगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन साइन कहाँ है, यहाँ एक है और यहाँ एक है, सो 11 5 55, ये माइनस साइन मतलब पहले नहीं करना है, अभी नहीं करना, प्लस भी अभी नहीं करना। अब देखो 1/1 क्या है, 1 ही आएगा, सो यहाँ 1 आया, ये +2 ऐसे ही है, राइट। और ये -1 माइनस ऐसे ही है, सिंपल। ये 11 5 55 आया, 1/1 आया, और माइनस साइन ऐसे ही रहा, प्लस ऐसे ही रहा, और ये 2 ऐसे ही रहा। अब यहाँ देखो 55 -1 + 2, आप देखो यहाँ माइनस प्लस दोनों भी है, राइट। आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गई है, आप माइनस प्लस आप कैसा भी करो तो भी चलेगा। +2 -1 क्या आएगा, -1, राइट, सॉरी +1 आएगा, राइट। +2 -1 क्या आएगा, +1 आएगा, सो 55 + 1 56। और आप ऐसे करोगे 55 - 1 54, 54 + 2 56, राइट। ऐसा आप कैसे भी करोगे तो भी करेक्ट आएगा। लेकिन बॉडमॉस रूल मतलब ये जो एसोसिएटिविटी रूल एक होता है, ये रूल आप याद मत रखो। वो क्या कहता है, अगर सेम साइन सेम ऑर्डर के साइन आए तो लेफ्ट टू राइट जाओ, मतलब लेफ्ट से स्टार्ट करो। 55 - 1 54, 54 + 2 क्या आएगा 56, लेफ्ट से जाओ, राइट। ऑल राइट, सो आंसर आया हमारा 56। तो ऐसा हमें ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस देनी चाहिए, हम मैथ्स में देते थे और सी प्रोग्रामिंग का कंपाइलर भी ऐसा देता है। ऑल राइट, ऑल राइट। सो अब इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, अब लास्ट पार्ट आ रहा है। आई थिंक ये पहले ही लेना चाहिए था मुझे, ठीक है, लास्ट लिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कैसे है, मतलब प्रोग्राम में हम इनपुट कैसे लेंगे यूज़र से, और आउटपुट मतलब हमें डिस्प्ले कैसा होगा वो हम देखेंगे। आउटपुट का हमने देखा ही है कैसे डिस्प्ले होगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में, लेकिन इनपुट कैसे लेंगे यूज़र से वो हम यहाँ से सीखेंगे। अब देखो, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस आर फंडामेंटल्स इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस, आप कौन सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो वहाँ पे आपको इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस करने ही है, राइट। पाइथन में क्या था, इनपुट फंक्शन से ही डायरेक्ट इनपुट लेते थे हम, और प्रिंट फंक्शन से डायरेक्ट डिस्प्ले करते थे, रिजल्ट आउटपुट देते थे। लेकिन सी में कैसा है, प्रिंट एफ होता है डिस्प्ले करने के लिए, और इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ होता है, वो आपको बताऊंगा मैं आगे आगे। In C, you can perform basic input and output operations using standard library functions provided by stdio.h। अब देखो, इन C मैंने आपको पहले हेलो वर्ल्ड के प्रोग्रामिंग में बताया था क्या, कि #include stdio.h, ये जो फर्स्ट लाइन थी ये बाय डिफॉल्ट लाइन है, ऐसा मैंने बताया था। तो उससे हेडर फाइल्स कहते हैं, और यहाँ उसका मीनिंग दिया है क्या है, यू कैन परफॉर्म बेसिक इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस यूजिंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन प्रोवाइडेड बाय stdio.h। वो जो stdio.h है, अब देखो std है वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, और i मतलब इनपुट रहता है, o मतलब आउटपुट रहता है। सो इसके थ्रू हम इनपुट एंड आउटपुट देते हैं, राइट। सो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन रहता है। सो #include stdio.h ऐसा जो हम कहते हैं वहाँ ऊपर, सो इसका मतलब वो कहते हैं कि इनपुट एंड आउटपुट उसके थ्रू हम कर सकते हैं। अगर ऊपर वो हम मेंशन नहीं करेंगे #include stdio.h, डायरेक्ट हम इनपुट आउटपुट नीचे करेंगे, प्रिंट एफ स्कैन एफ करेंगे, आपको एरर शो करेगा, क्योंकि पहले हमको ये डिक्लेयर करना पड़ता है ये फाइल, राइट। अब देखो मैथ्स के कुछ ऑपरेशंस रहते हैं सी में, सो उसके बाद उसके लिए भी हमको मैथ्स इंपोर्ट करना पड़ता है #include math.h, राइट। मतलब ये बहुत एडवांस है थोड़ा सा, आपको बताऊंगा मैं आगे आगे प्रोग्राम में, लेकिन आपको आप पता चला ना इस लाइन का, वो जो मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट लाइन। सो ये मीनिंग है उसका कि इसके थ्रू हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कर सकते हैं, क्या, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट stdio.h। आप पता चला stdio.h क्यों लिखते थे हम। ऑल राइट, आपको पता चलेगा एग्जाम्पल्स में। दिस फंक्शंस अलाउज यू टू इंटरेक्ट विद द यूजर थ्रू द कीवर्ड इनपुट एंड डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन आउटपुट। यस यस यस, इनपुट भी दे सकते हो और आपको उसका आउटपुट भी मिलेगा स्क्रीन पे डिस्प्ले होके। ये आप एग्जाम्पल में ही देखने वाले हैं, इधर नहीं, थेरी में नहीं। थेरी मुझे भी बोर लगती है बहुत। ऑल राइट, सो प्रिंट एफ फंक्शन,
सो बोर लगती है मतलब मैं थेरी यहाँ क्यों देता हूँ कि आपके अगर कोई कोई क्वेश्चन है, कुछ लोगों के पास बुक्स नोट्स नहीं रहता, सो आप यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट निकाल के आप नोट्स यूज़ कर सकते हो और वीडियो पॉज करके आप लर्न कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको कुछ बोलूँगा नहीं ओके। सो प्रिंट एफ फंक्शन, सो प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है आपको पता है, हेलो वर्ल्ड में देखा है हमने प्रिंट एफ फंक्शन, वो ओपन ब्रैकेट में जो डबल क्वाट्स है उसके अंदर जो कुछ हम लिखेंगे वो डिस्प्ले होता है, राइट। हेलो वर्ल्ड में देखा है हमें, उसी तरीके से द प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज टू प्रिंट फॉर्मेटेड टेक्स्ट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट यूजुअली द कॉन्सोल, ओके। एक्झाम्पल प्रिंट एफ हॅलो वर्ल्ड, राईट। हे बघा आता इकडे बघा, हे प्रिंट एफ मैंने ऐसा लिखा आहे, राईट। आता तुम्ही इथं हॅलो वर्ल्ड आतमध्ये लिहिलेलं आहे, पण कुठं लिहिलेलं आहे ते डबल क्वाट्स में लिखा आहे, राईट। कशात लिहिलं आहे ते डबल क्वाट्स में लिहिलं आहे, सो ते डबल क्वाट्समधलं प्रिंट होणार, एवढं फक्त लक्षात ठेवा, ओके। सो प्रिंट एफ, ये देखो ओपन ब्रैकेट है और यहाँ डबल क्वाट्स में मैंने यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड लिखा है, राइट। सो हेलो वर्ल्ड आपका प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। सो ये हुआ प्रिंट एफ फंक्शन, किसके लिए, आउटपुट के लिए। आउटपुट आपको ऐसे मिलेगा प्रिंट एफ करके, और डबल क्वाट्स में आप जो कुछ लिखेंगे वो डिस्प्ले होगा, सिंपल। ये आउटपुट हुआ। अब इनपुट कैसे लेंगे, इनपुट के लिए हम स्कैन फंक्शन का यूज करते हैं। सो स्कैन एफ फंक्शन कैसे यूज करेंगे हम, द स्कैन एफ फंक्शन इज यूज टू रीड फॉर्मेटेड इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट यूजुअली द कीबोर्ड। अब देखो एग्जाम्पल इंट एज, ये इंट एज क्या है, डिक्लेयर किया है ना, क्या डिक्लेयर किया है, एज डिक्लेयर किया है मैंने, वेरिएबल। और एज एज में कोई स्टोर कर नहीं किया है, देखो असाइन नहीं किया है कोई मैंने, राइट। पहले हम एज में मतलब वहाँ फर्स्ट प्रोग्राम में प्रोग्राम्स थे पहले, वहाँ पे मैंने देखो एग्जांपल्स में पहले असाइन करा था ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4, राइट। लेकिन यहाँ मैंने असाइन नहीं किया है, क्यों असाइन नहीं किया है, क्योंकि इस एज की जो वैल्यू है वो मैं यूज़र से लेने वाला हूँ, राइट। इसलिए मैंने यहाँ कुछ भी वैल्यू नहीं दी है एज को सिर्फ एज रखा है। लेकिन मुझे पता है कि एज इंटेजर ही होगी, राइट, पॉइंट में थोड़ी एज होगी किसकी, इंटेजर ही होगी ना। सो यहाँ मैंने इंट डेटा टाइप लिखा है, राइट। सो एज वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, क्यों डिक्लेयर किया, क्योंकि नीचे मुझे वो यूज़ करना है, अगर यूज़ करना है इसलिए मैंने ऊपर डिक्लेयर किया। वेरिएबल पहले डिक्लेयर करना पड़ता है यूज़ करने से पहले, मैंने बताया था थेरी में, इसलिए थेरी में आप सो गए थे मुझे पता है लेकिन अभी वो लग रहा है हमें, राइट। सो अब देखो प्रिंट एप एंटर यूर एज, अब पहले आप डिस्प्ले क्या होगा, एंटर यूर एज, राइट। ये डिस्प्ले होगा क्योंकि डबल क्वाट्स में है, प्रिंट फंक्शन है, तो डिस्प्ले होगा। तो एंटर यूर एज आपको डिस्प्ले होगा, तो आप वहाँ पे टर्मिनल पे ही, आउटपुट टर्मिनल पे ही वो आपको आप एंटर करोगे, आपकी एज जो कुछ है 20 होगा, 21 होगा, 50 होगा, 100 होगा, राइट। सो स्कैन एफ परसेंट डी एड्रेस ऑफ एज। अब इसका मीनिंग बताता हूँ आप स्कैन एफ फंक्शन का। प्रिंट एफ तो आपको पता चला है, प्रिंट एफ हम आउटपुट के लिए, लेकिन आपको इनपुट के लिए स्कैन एफ फंक्शन होता है। और इनपुट ऐसे लिखते हैं हम, देखो डबल क्वाट्स में हमें परसेंट डी लिखना पड़ता है और यहाँ कॉमा लिखना पड़ता है और एड्रेस मतलब एंड एज। अब इसका मीनिंग बताता हूँ, ये परसेंट डी है ना, वो अभी तक आपको पता नहीं चलेगा, वो नेक्स्ट आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर में नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ, उसमें आपको पता चलेगा ये परसेंट डी क्या है। लेकिन इन शॉर्ट में बताता हूँ, देखो ये परसेंट डी इंटेजर्स के लिए होता है, राइट। अब एज क्या है, एक इंटेजर ही यूजर टाइप करने वाला है, राइट। सो पहले वो डबल क्वाट्स में एक परसेंट डी देना पड़ता है, एक क्वामा देना पड़ता है, और जो यूजर एंटर करेगा वो एज में जाना चाहिए ना, राइट, वो एज में जाना चाहिए। सो यहाँ एंड लिखते हैं हम, और यहाँ जो डिक्लेयर किया हुआ कीवर्ड लिखेंगे। सो यूजर जो एंटर करेगा उसकी वैल्यू वो वैल्यू है वो एज में स्टोर हो जाएगी, राइट। सो ऐसे हम यूजर से इनपुट लेंगे, राइट। ऑल राइट, अगर हमने यहाँ इंट सुयश लिखते, इंट सुयश एंटर यूर एज, तो क्या लिखते स्कैन एफ में, परसेंट डी ही लिखते, ये कंपलसरी है, इंटेजर्स के लिए परसेंट डी ही लिखेंगे हम, राइट। परसेंट डी लिखते और यहाँ एड्रेस ऑफ सुयश लिखते, क्योंकि यहाँ सुयश डिक्लेयर किया है, जो डिक्लेयर किया है वहाँ वो लिखना है और यहाँ एड्रेस देना है। उसका मीनिंग क्या हुआ, वो उसमें जाके स्टोर हो जाएगा, सिंपल। सो ऐसे हम इनपुट लेंगे। अब नेक्स्ट वॉर्स है, उसमें आपको पता चलेगा। आप फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में आपको सब कुछ पता चलेगा, वो परसेंट डी क्या है। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इन प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ आर यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा यू आर प्रिंटिंग और रीडिंग। सम कॉमन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इंक्लूड परसेंट डी, आपने देखा ना प्रीवियस प्रोग्राम में, परसेंट डी वो क्या था, फॉर इंटेजर्स, मतलब जब कोई इंटेजर्स आप यूज कर रहे हो वहाँ प्रोग्राम में, उस जो इंटेजर है तो उसके लिए परसेंट डी यूज करेंगे हम। अगर कोई फ्लोट्स मतलब पॉइंट के डिजिट हो तो परसेंट एफ यूज़ करेंगे हम। उसके बाद कैरेक्टर्स है तो परसेंट सी यूज़ करेंगे हम। उसके बाद स्ट्रिंग्स है मतलब बड़े बड़े कैरेक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े लाइन्स होते हैं, उसके लिए परसेंट एस स्टोर करेंगे हम, मतलब डिक्लेयर वहाँ क्वाट्स में लिखेंगे हम। पॉइंटर्स के लिए परसेंट पी,
उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर्स के लिए %x, लेकिन जनरली आपको इतने ये 3 ही आपको एट द बिगिनिंग लेवल इंपॉर्टेंट है। %d, %f, %c, इंटेजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर। स्ट्रिंग का भी पता है ना, %s नाम के जैसा ही है, कुछ नहीं प्रॉब्लम, राइट। इंटेजर्स के लिए %d, इतना सिर्फ याद रखो। ऑल राइट, अब आपको एक एक आप पूरा थेरी, हाँ यस 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 यस, क्लैप्स प्लीज क्लैप्स। हमारा पूरा थेरी कंप्लीट हो गया है फर्स्ट यूनिट का। अब हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, प्रोग्राम्स हमारे स्टार्ट हुए हैं, एक्चुअल प्रोग्राम्स में कह रहा हूँ। ये सब ये पहले जो प्रोग्राम्स हुए थे वो एग्जाम्पल्स थे सिर्फ उस थेरी के, राइट। अब ये जो ओवरऑल थेरी है वो सब कंबाइन करके मैं यहाँ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, राइट। अब आपको पता चलना चाहिए और पता चलेगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, सो रेडी हो जाओ सब, ये आंसर्स इसके आप करने वाले हो मुझे। ऑल राइट, सो वॉर वन है हमारा। पहले क्या करेंगे हम, #include stdio.h। ये क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इनपुट आउटपुट जो फंक्शन रहता है वो इसके थ्रू ही आ जाता है। ये अगर डिक्लेयर नहीं करोगे आप तो एरर शो करेगा कंपाइलर। और मैंने बोला था ना कि ये चार लाइन है वो आपको कंपलसरी रटनी है, डायरेक्ट रटनी है और सीधे रट लो और यहाँ डिक्लेयर कर दो। 4 कंपलसरी बाय डिफॉल्ट लाइन से ये #include stdio.h। आपको पता है इसका मीनिंग, अभी मैंने बताया था क्या है। सो उसके बाद इंट मेन फंक्शन बाय डिफॉल्ट आपको पता ही है, मैंने बताया था। उसके बाद करली ब्रैकेट बाय डिफॉल्ट आपको पता है। अब पहले ये पूरा मैं रन करता था यहाँ। अब देखो ये #include stdio.h बाय डिफॉल्ट, इंट मेन फंक्शन बाय डिफॉल्ट आपको लिखनी है, करली ब्रैकेट बाय डिफॉल्ट लिखना है, करली ब्रैकेट क्लोज करना है बाय डिफॉल्ट, और ये नीचे का जो करली ब्रैकेट क्लोज किया आपने उसके ऊपर रिटर्न 0 करना है, ये भी बाय डिफॉल्ट है, आपको पता है, हेलो वर्ल्ड में बताया था। और रिटर्न 0 के ऊपर जो कुछ कोड रहता है वो हमारा पर्टिकुलर कोड रहता है, पर्टिकुलर प्रोग्राम रहता है। अब ये प्रोग्राम क्या है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे आपने पाइथन में किया होगा एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, हाँ, लेकिन मैं पाइथन आप देख के आए हो ऐसा एज्यूम नहीं कर रहा हूँ, आप बिगिनर हो प्रोग्रामिंग में, ऐसा एज्यूम करके मैं यहाँ सिखा रहा हूँ आपको और वैसा ही सिखाऊंगा। अब देखो इंट num1 num2 रिजल्ट, ऐसा है यहाँ। अब ये क्या किया मैंने, ऑब्वियसली डिक्लेयर किया है वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स क्या है, num1 किया है मैंने डिक्लेयर, num2 डिक्लेयर किया है, रिजल्ट डिक्लेयर किया है। ये सब क्या है, इंट होंगे, ये इंट होंगे ऐसा एज्यूम करके मैंने यहाँ इंट दिया है, राइट। अगर आपने फ्लोट दिया तो वो पॉइंट पे आ जाएगी, बाकी कुछ नहीं होगा ज़्यादा, सिंपल इतना ही है। सो फर्स्ट लाइन हमारी डिक्लेरेशन की होती है, जो कुछ आप वेरिएबल्स यूज करने वाले हो वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा ऊपर, राइट। या ये मेरे थेरी के एग्जाम्पल्स में भी बताया है मैंने। ऑल राइट, सो अब नेक्स्ट क्या है, प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर। हम एडिशन का प्रोग्राम देख रहे हैं अभी, एडिशन, हम एडिशन कैसे करेंगे, सी में 2 नंबर्स के एडिशन कैसे करेंगे। सो फर्स्ट नंबर, ऑब्वियसली फर्स्ट नंबर हमें लगेगा और यूजर से लेंगे हम, हमने डायरेक्ट यहाँ num1 = 2, num2 = 5 डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे हम तो भी चलता, लेकिन हम यूजर से ले रहे हैं, ठीक है ना। आपको समझ भी आएगा स्कैनएफ प्रिंटएफ क्या होता है, इसलिए मैंने यूजर से लिया है। ऑल राइट, अब यहाँ देखो प्रिंटएफ है, प्रिंटएफ एंटर फर्स्ट नंबर, राइट। सो ये क्या है, सीधा प्रिंट करेगा ये, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट लाइन क्या है, स्कैनएफ। स्कैनएफ किस लिए होता है, यूजर का जो इनपुट होता है उस लिए होता है। वो कैसा दे रहे हैं हम, देखो यहाँ क्वार्ट्स में क्या देना है आपको, %d कंपलसरी देना है, क्योंकि यूजर इंटेजर इनपुट कर रहा है ना कुछ तो, और इंटेजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या रहता है, %d रहता है, हमने सीखा है। और उसके बाद कॉमा देते हैं हम, और वो जो यूजर इनपुट दे रहा है वो कहाँ पे स्टोर होना चाहिए वो हमें बताता है, एड्रेस ऑफ जो कुछ आप यहाँ देंगे वो। यहाँ num2 दिया आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो num2 में स्टोर हो जाएगा क्योंकि num2 भी आपने डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन यहाँ num1 दिया है मैंने, तो यूजर जो नंबर एंटर करेगा वो num1 में स्टोर हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद प्रिंटएफ क्या है, एंटर सेकंड नंबर, ये कुछ नहीं डिस्प्ले होगा, ये प्रिंटएफ सिंपल है, आपको पता है। अब स्कैनएफ देखो, ये स्कैनएफ है। अब %d क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, किसका, इंटेजर का, क्योंकि इंटेजर ही होगा ना नंबर कोई तो, राइट। फ्लोट भी हो सकता है लेकिन हमने यहाँ इंटेजर लिखा है ना, डिक्लेयर किया है डेटा टाइप। सो फॉर्मेट स्पेसिफायर भी %d इंटेजर ही होगा, तो इंटेजर के लिए क्या होता है, %d ही होगा। सो %d कॉमा। अब ये नेक्स्ट इंटेजर में जो इनपुट यूजर दे रहा है वो कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, वो आपको यहाँ लिखना है, राइट। कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, num2 में स्टोर होना चाहिए। और रिजल्ट में स्टोर करोगे तो चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको रिजल्ट की जगह यहाँ num2 लिखना चाहिए, ऐसा प्रॉब्लम होगा। सो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ num2 एंड num1 एंड रिजल्ट ऐसे अलग अलग लिखा है। अब देखो रिजल्ट इक्वल टू एड्रेस ऑफ num2, इतना अब पता चला इतना। ऑल राइट, सो अब रिजल्ट क्या है, num1 + num2। अब आपको पता चला ना रिजल्ट मैंने क्यों डिक्लेयर किया था, क्योंकि इनकी दोनों के
एडिशन जब होगी तो वो स्टोर किस में होगी, रिजल्ट में स्टोर होगी, राइट। सो रिजल्ट क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, राइट। ये दो नंबर अगर इंटीजर होगी तो उसके एडिशन 5 + 2 अगर 7 है तो 7 भी एक इंटीजर ही है, राइट। सो एक इंटीजर ही है तो रिजल्ट भी इंटीजर ही होगा, इसलिए मैंने डेटा टाइप यहाँ इंट ऊपर डिक्लेयर किया था। यूजर ने जो कुछ एंटर किया हो उसका एडिशन क्या आएगा, रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ प्रिंटफ अलग से डिस्प्ले हो रहा है, ये क्या है, एडिशन। यहाँ देखो %d + %d इक्वल टू %d। अब इसका मीनिंग बताता हूँ, रुक जाओ। और क्वाड्स कंप्लीट, उसके बाद क्वामा है num1 क्वामा num2 क्वामा रिजल्ट। अब यहाँ ये क्या है एक्चुअली, ये जो num1 है, num1 क्या आपने दिया था, यहाँ देखो ऐड num1 स्टोर हुआ है, जो आपने फर्स्ट इनपुट दिया था वो num1 है, राइट। उसके लिए ये %d है, राइट। मतलब ये जो num1 होगा ना वो यहाँ आ जाएगा। मतलब आपको डिस्प्ले करता हूँ मैं आउटपुट, तो आपको पता चलेगा अच्छे से। देखो पहले का डिस्प्ले होगा एंटर फर्स्ट नंबर, राइट। यूजर ने एंटर किया 9, ओके। सो उसके बाद क्या डिस्प्ले होगा, एंटर सेकेंड नंबर, यूजर ने एंटर किया 3। क्यों एंटर कर रहा है, कर पा रहा है यूजर, क्योंकि आप स्कैनियप दे रहे हो, राइट। सो ये 9 है, ये किस में स्टोर हुआ है, num1 में स्टोर हुआ है। ये 3 है, ये किस में स्टोर हुआ है, num2 में स्टोर हुआ है। अब उसके बाद ये क्या है, ये अपना अपना ऑपरेशन कर रहा है कंपाइलर, num1 + num2, 9 + 3 क्या है, 12 ही आ जाएगा। ये 12 रिजल्ट में स्टोर हुआ है। अब रिजल्ट में स्टोर हुआ है तो रिजल्ट हमको डिस्प्ले करना चाहिए, तो रिजल्ट हम ऐसे डिस्प्ले कर रहे हैं, देखो प्रिंट एप। अब ये लाइन डिस्प्ले हो रही है, ये देखो एडिशन एडिशन, उसके बाद ये कोलन है, ये कोलन दिया है। अब यहाँ देखो %d है यहाँ, लेकिन %d यहाँ डिस्प्ले नहीं हुआ, क्यों, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ये देखो ना यहाँ %d और कॉमा करके एड्रेस ऑफ num2, यहाँ ऐसा ऐसा आया था क्योंकि यहाँ स्कैनियप फंक्शन यूज किया था हमने, इसलिए यहाँ एड्रेस दे रहे थे, क्योंकि वो हमें पता नहीं था कि किस में स्टोर किया है। लेकिन अब ये num2 स्टोर हो गया है ऑलरेडी, तो यहाँ एड्रेस नहीं आएगा प्रिंट एफ में, राइट। सो ये %d है, रुक जा भाई। सो ये %d है, सो ये num1 जो है वो यहाँ आएगा। सो num1 क्या यूजर ने एंटर किया था 9, राइट। उसके बाद प्लस साइन है, ये प्लस साइन एज इट इज आ गया, ये %d है। ये %d किस लिए, यूजर num2 के लिए है। देखो ऐसा सीरियल वाइज जाओ, एक num1 हो गया, अब num2 के लिए क्या है, ये %d है। सो num2 क्या था, 3 था, ये 3 यहाँ आ जाएगा, +3 इक्वल, देखो अब ये इक्वल टू साइन एज इट इज इक्वल टू आ गया, और यहाँ फिर से एक बार %d आया है। और ये %d में क्या स्टोर होना चाहिए, थर्ड क्या है, रिजल्ट है। सो रिजल्ट क्या था हमारा, num1 + num2 ऑलरेडी, 9 + 3 12, देखो 12। सो ऐसा एडिशन का प्रोग्राम होता है सी में। आपको पता नहीं चला होगा, एक बार फिर से देख लो, आपको पता चलेगा अच्छे से। ऑल राइट, ऑल राइट। सो हम war2 देखेंगे। अब war2 हमारा होगा सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम। अब सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम कैसा आएगा आप देखेंगे। #include stdio.h ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट इंट मेन फंक्शन, उसके बाद करली ब्रैकेट्स, पूरा रन करता हूँ मैं, करली ब्रैकेट्स, उसके बाद ये पूरा ओके ओके, रिटर्न 0 और करली ब्रैकेट्स। हाँ अब यहाँ देखो, ये बाय डिफॉल्ट आया इंट मेन फंक्शन, करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज, करली नीचे के करली ब्रैकेट के ऊपर रिटर्न 0 किया, और अब उसके ऊपर मैं पर्टिकुलर कोड लिख रहा हूँ, और लिखा है मैंने ऑलरेडी, ओके। सो अब यहाँ देखो, यहाँ फर्स्ट लाइन क्या है, ऑब्वियसली जो हमें वेरिएबल्स यूज करने हैं वो हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ता है और उसका डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता है, राइट। सो मैंने डिक्लेयर किया, num1 डिक्लेयर किया, num2 डिक्लेयर किया, और रिजल्ट आप ऐसा करते हो, A B C ऐसा डिक्लेयर कर सकते हो, A+B, और रिजल्ट की जगह C ऐसा यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको वो समझ आना चाहिए, num1 num2 ये है, रिजल्ट ये है, इसलिए मैंने ये डिक्लेयर किया है। सो num1 num2 रिजल्ट ये डिक्लेयर किया है, वो इंटेजर ही रहेंगे ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं वो, और इंट यहाँ डेटा टाइप दे रहे हैं। सिंपल डिक्लेरेशन कंप्लीट। उसके बाद क्या है, प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर, सिंपल ये डिस्प्ले होगा एज इट इज। उसके बाद क्या है, स्कैनियप %d एड्रेस ऑफ num1, ये आपको आप पता चला है, मैं अभी नहीं बताऊंगा। क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d, और ये %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है क्योंकि हम एक नंबर इनपुट ले रहे हैं यूजर से। अगर यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट लेंगे हम, तो क्या आएगा यहाँ, %c आ जाता है यहाँ, और एड्रेस ऑफ मतलब जो कुछ हम यहाँ वेरिएबल देते वो, राइट। सो यहाँ इंटेजर है तो %d आएगा, क्वामा, और वो जो यूजर इनपुट दे रहा है वो कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, num1 पे स्टोर होना चाहिए, इसलिए num1 एड्रेस ऑफ। उसके बाद ये प्रिंट एफ की लाइन आ जाएगी। उसके बाद स्कैन एफ, अगेन इनपुट में क्या है, ये %d क्वामा, अब ये जो अनदर इनपुट है यूजर का, यूजर जो अनदर नंबर टाइप करेगा, एंटर करेगा, वो किस में स्टोर होना चाहिए, num2 में, इसलिए यहाँ एड्रेस ऑफ num2 ऐसा दिया है हमने। उसके बाद रिजल्ट इज इक्वल टू num1 माइनस num2, प्रिंट एफ सब्ट्रैक्शन %d num1 num2 रिजल्ट। अब इसका मीनिंग आई थिंक आपको पिछले प्रोग्राम में नहीं समझ आया होगा, आपको फिर से एक बार बताता हूँ मैं। देखो ये %d है ना, ये मतलब
सब्ट्रैक्शन ये पूरा ये प्रिंट हो जाएगा, माइनस प्रिंट हो जाएगा, इक्वल टू प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये परसेंटी ये प्रिंट नहीं होते क्योंकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। ये क्या बताते हैं कि ये परसेंटी की जगह एक कौन सा भी नंबर आना है, ये परसेंटी की जगह एक कौन सा भी नंबर आने वाला है, और ये इस परसेंटी की जगह भी कौन सा एक नंबर आने वाला है, ऐसा ऐसा वो एज्यूम करता है। सो वो कंपाइलर परसेंटी प्रिंट नहीं करता, और जो नंबर आने वाले हैं वो यहाँ कॉमा देके हम सीरियल वाइज लिखते हैं। सो यहाँ num1 लिखा, सो इसका मतलब क्या हुआ, इस परसेंट डी की जगह num1 आएगा। num1 क्या है, जो यूजर फर्स्ट एंटर करने वाला है वो। उसके बाद num2 आएगा, num2 क्या है, जो यूजर सेकंड एंटर करने वाला है वो। उसके बाद थर्ड परसेंट डी है, थर्ड परसेंट डी पे थर्ड क्या है, यहाँ डिक्लेयर किया है हमने, डिक्लेयर मतलब एंटर लिखा है हमने रिजल्ट। सो रिजल्ट क्या है, वो जो उसकी जो सब्ट्रैक्शन है वो रिजल्ट में स्टोर हो रही है, सो वो रिजल्ट आएगा यहाँ, राइट। एज इट इज आउटपुट होगा प्रिंट। अब पहली लाइन क्या आएगी, एंटर फर्स्ट नंबर। एंटर फर्स्ट नंबर क्या है, हमने 9 एंटर किया, राइट। एंटर सेकेंड नंबर, एज्यूम करो हमने 3 एंटर किया, ओके। क्यों एंटर हो रहा है यहाँ, एंटर कर पा रहा है 9 एंड 3, क्योंकि हमने स्कैनएफ दिया है। ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ऑल राइट। सो अब देखो, ये देखो, अब रिजल्ट हुआ 9 - 3, इसने अपना अपना ऑपरेशन किया और रिजल्ट में स्टोर कर दिया है, राइट। अभी तक डिस्प्ले नहीं किया है, लेकिन आप डिस्प्ले कर रहा है ये नीचे की लाइन में। सब्ट्रैक्शन देखो, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद कोलन, उसके बाद एक परसेंट ही है, लेकिन वो परसेंट ही कौन है, यहाँ देखो num1 लिखा है ना, वो num1 ए परसेंट ही है, ये num2 दूसरा वाला परसेंट ही है, रिजल्ट तीसरा वाला परसेंट ही है। सो num1 क्या है, एड्रेस ऑफ num1 किया है ना हमने, एड्रेस ऑफ num1 मतलब यूजर ने जो फर्स्ट इनपुट डाला है वो 9, मतलब ये परसेंटी 9 होगा। सो यहाँ 9 आया, उसके बाद माइनस साइन, वो दूसरा वाला परसेंटी दूसरा नंबर मतलब 3 यहाँ आया, इक्वल टू तीसरा वाला परसेंटी, यहाँ तीसरा वाला क्या दिया है हमने, रिजल्ट। सो रिजल्ट क्या आएगा, 9 - 3 6, सो 6 में स्टोर हुआ है रिजल्ट, सो 6 यहाँ आएगा, राइट। सो इसे कहते हैं सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का, राइट, मल्टीप्लिकेशन का हिस्सा आएगा सिंपल, बाय डिफॉल्ट लाइन हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद इंट मेन फंक्शन, उसके बाद ब्रैकेट। अब देखो यहाँ इंट num1 num2 रिजल्ट, ऐसा तरीके से सेम है, प्रिंट एंटर फर्स्ट नंबर, इनपुट ले रहे हैं हम, num1 में स्टोर कर रहे हैं यूजर के इनपुट, उसके बाद एंटर सेकंड नंबर प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद num2 में स्टोर कर रहे हैं यूजर का सेकंड इनपुट, उसके बाद ये ऑपरेशन हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का, और वो जो रिजल्ट है उन मल्टीप्लिकेशन का वो रिजल्ट में स्टोर हो रहा है, और रिजल्ट हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं ऐसे, इस तरीके से, राइट। अब यहाँ देखो, ये रिटर्न 0 बाय डिफॉल्ट है पूरा प्रोग्राम होने के बाद, और ये एक ओपन किया था करली ब्रैकेट, यहाँ हमने क्लोज किया, ओके। सो इस परसेंटी में num1 आ जाएगा, इस परसेंटी में num2 आ जाएगा, इस परसेंटी में रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये इसका मतलब ही यही होता है, राइट, इसका मतलब ही यही होता है, राइट, ऑल राइट। सो अब आउटपुट क्या आएगा, पहले एंटर फर्स्ट नंबर, यूजर ने एज्यूम करो 9 एंड 3 ही एंटर कर रहा है यूजर, 9 एंटर सेकंड नंबर 3। अब देखो ये लाइन अब प्रिंट होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन कोलन परसेंट डी, ये परसेंट डी में क्या आना चाहिए, num1 देखेगा, num1 से 9 है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन प्रिंट हुआ, उसके बाद ये परसेंट डी है, सेकेंड वाला में ये num2 लिखा है हमने, राइट, वो सीरियली देखेगा कौन सा नंबर दिया है। सो num2 हमने 3 दिया है, 3 होगा प्रिंट, उसके बाद इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन आया, उसके बाद फिर से एक बार परसेंट डी है, फॉर्मेट स्पेसिफायर आया, लेकिन उस परसेंट डी में कौन सा नंबर होना चाहिए वो हमें सिखा रहा है, मतलब बता रहा है रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट कौन सा है एक्चुअली, ये है रिजल्ट। और रिजल्ट क्या आएगा, 9 3 27, सो 27 रिजल्ट है हमारा, सो 27 इक्वल टू 27 आया, राइट। कितना ईजी है सी प्रोग्रामिंग, राइट। इसलिए मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तीनों प्रोग्राम लिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इनका मतलब क्या है, स्कैनएफ का मतलब क्या है। ये 4 प्रोग्राम लिए, और एक लिखते हैं, चलो डिवीजन का लेते हैं। सो डिवीजन का प्रोग्राम में आपसे मुझे आउटपुट चाहिए, राइट। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड लाइन, बाय डिफॉल्ट लाइन है, इंट पेन फंक्शन आनी चाहिए, उसके बाद करली ब्रैकेट। अब पर्टिकुलर कोड स्टार्ट हो रहा है, num1 num2 रिजल्ट हम डिक्लेयर किया इंट डेटा टाइप में, पहले इंट फर्स्ट नंबर प्रिंट कर रहे हैं हम, उसके बाद एक यूजर से इनपुट ले रहे हैं, परसेंटी फॉर्मेट स्पेसिफायर है क्योंकि इंटीजर है, उसे num1 में स्टोर कर रहे हैं क्योंकि एड्रेस ऑफ num1 दिया, उसी तरीके से सेकेंड नंबर कर रहे हैं। अब रिजल्ट क्या है, num1 डिवाइडेड बाई num2, राइट। उसके बाद प्रिंट एफ डिवीजन परसेंट डी डिवाइडेड बाय परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी num1 num2 रिजल्ट, मतलब इस परसेंट डी में ये num1 जाएगा, इस परसेंट डी में ये num2 जाएगा, और ये वाला परसेंट डी में ये रिजल्ट जाएगा, सिंपल। अब रिटर्न 0 ये बाय डिफॉल्ट है, राइट। उसके बाद ये करली ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही आप रट लो अभी के लिए, ऑल राइट। सो अब देखो आउटपुट क्या आएगा, सिंपल, एंटर फर्स्ट नंबर, हम 9 एंड 3 एंटर कर रहे हैं, आपको मतलब पता चलेगा अच्छे से, इसलिए मैं 9 एंड 3 ही यहाँ दे रहा हूँ। सो 9 है अभी। अब एंटर सेकंड नंबर हमने 3 एंटर किया, एंटर क्यों कर पा रहे हैं, स्कैनएफ से, बार बार बताने को मत बोलो,
अब उसके बाद प्रिंट एफ, ये मतलब ये डिस्प्ले होगा। अब ये डिस्प्ले कैसे होगा, देखो डिवीजन डिवीजन, उसके बाद कोलन कोलन, उसके बाद ये परसेंट डी है, ये परसेंट डी है, तो ये परसेंट डी कौन है, क्या है, नम वन है, तो 9 है, 9 है ना हमारा नम वन। उसके बाद ये साइन प्रिंट हो गया। उसके बाद ये परसेंट डी, लेकिन परसेंट डी डिस्प्ले नहीं होता, उसके लिए हमने दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, नम टू लिखा है। सो नम टू क्या है, 3 है हमारा नम टू, क्योंकि नम टू में एड्रेस किया है ना हमने यहाँ, सेकेंड इनपुट नम टू दिया है हमने। सो नम टू क्या है, 3, 3 आएगा यहाँ, इक्वल टू साइन है, इक्वल टू आ गया, और लास्ट है परसेंट डी है। लेकिन ये परसेंट डी में क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट क्या है हमारा, 9/3 क्या आएगा, 3 ही आएगा। 3 रिजल्ट में स्टोर हुआ, तो यहाँ परसेंट डी में रिजल्ट है 3 इक्वल टू 3। कितना ईजी है, राइट, इतना ईजी है सी प्रोग्रामिंग। सो अब ये आपके लिए, अब आपको अच्छी तरीके से पता चला होगा कि प्रोग्राम्स कैसे लिखेंगे, सिंपल एडिशन के प्रोग्राम, सब्ट्रैक्शन के प्रोग्राम, मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम, राइट। ये एकदम सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स आप कैसे लिखेंगे। आप ये चारों प्रोग्राम्स कंबाइन करके आपका मिनी कैलकुलेटर भी बना सकते हो आप, राइट। कितना इजी है कि नहीं, आपको मैं बना के दूंगा मिनी कैलकुलेटर, नेक्स्ट वीडियोस में बना के दूंगा, बहुत मज़ा आएगा बनाते वक्त। ओके, फाइनल वॉर। अब फाइनल वॉर इसका आउटपुट में मुझे आपके तरफ से ही चाहिए। फाइनल वॉर है, अगर ये फाइनल वॉर सबको आया ना यार, आप जीत लिया, मेरा दिल जीत लिया आपने, राइट, और खुद को भी जीत लिया। अगर आपको आया तो, आपको अगर आया तो सी प्रोग्रामिंग आप फोड़ने ही वाले हो, अगर ये आपको आया तो। ये बाय डिफ़ॉल्ट लाइन लिखी, बाय डिफ़ॉल्ट लाइन लिखने के बाद यहाँ करली ब्रैकेट्स, इन नम स्क्वेयर, उसके बाद नम इक्वल टू 5, राइट, स्क्वेयर इक्वल टू नम इंटू नम, राइट, प्रिंट एफ द स्क्वेयर परसेंट डी नम स्क्वेयर, ओके, रिटर्न 0। पहले एक्सप्लेन करता हूँ ये कोड, ओके। सो ये तो आता ही है, राइट। उसके बाद ये रिटर्न 0 भी आता है, ये पर्टिकुलर कोड है हमारा, राइट। सो ये आप देखेंगे, इंट नम स्क्वेयर, मतलब ये क्या किया, हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं नम एंड स्क्वेयर नाम के, किसमें, इंट में, इंट डेटा टाइप में हमने डिक्लेयर किया है, राइट, नम एंड स्क्वेयर हमने, क्योंकि नम एंड स्क्वेयर हम नीचे यूज कर रहे हैं इसलिए हमने डिक्लेयर किया है, मैंने बताया था, यस। सो नम क्या है हमारा, 5 है, राइट, इसे हमने यहाँ नीचे यूज भी किया है, नम इज इक्वल टू 5। उसके बाद स्क्वेयर, स्क्वेयर क्या है, स्क्वेयर आ जाएगा नम इंटू नम, राइट। सो 5 क्या है, 5 इंटू 5, सो स्क्वेयर क्या आएगा, मुझे नहीं मालूम। प्रिंट एफ द स्क्वेयर ऑफ परसेंट डी इज परसेंट डी, मतलब देखो आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, द स्क्वेयर ऑफ परसेंट डी। अब देखो ये परसेंट डी है, सो ये परसेंट डी कौन सा नंबर है, यहाँ कॉमा देके हमने फर्स्ट नंबर में क्या लिखा है, नम, नम क्या है 5, मतलब द स्क्वेयर ऑफ, मुझे नहीं मालूम, ये आपको आउटपुट करना है, ये लाइन आपको आउटपुट करना है। इज आएगा कोलन कोलन, ये परसेंट डी, ये स्क्वेयर है, ये स्क्वेयर लेकिन क्या है, ये है। सो इस लाइन में क्या आउटपुट आएगा वो आपको कमेंट करना है, राइट। सो ये लाइन आपको कमेंट करनी है, पहले देखो ये लाइन आएगी या नहीं आएगी। ऑल राइट, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।